नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये करंट अफेयर का पापा वीडियो है। ये कंप्लीट नेशनल, कंप्लीट इंटरनेशनल, जितना एग्जाम के लिए जरूरी है वो सारी चीजें इसमें करवाई गई हैं। 18 इसमें जो सेक्शन या टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर इंक्लूडेड है, वन लाइनर भी है और प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर से रिलेटेड हो गया, अपॉइंटमेंट हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, समिट हो गए, रैंक एंड रिपोर्ट्स हो गए, इंपॉर्टेंट डेज हो गए, डेट्स हो गए, थीम्स हो गए, बुक्स, ऑथर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट डेवलपमेंट है, स्कीम्स जो है गवर्नमेंट के कैंपेन्स हो गए, गवर्नमेंट के एप्स, पोर्टल्स हो गए, ऑबिटुअरी हो गई, डिफेंस हो गया, एग्रीमेंट हो गया, एप्स एंड पोर्टल्स हो गए, ब्रांड एम्बेसडर हो गए, जीआई टैग हो गए, साइक्लोन हो गया, प्लेसेस इन न्यूज हो गए और वन लाइनर हो गए। तो कंप्लीट करंट अफेयर है ये, नेशनल प्लस इंटरनेशनल, सभी स्टेट पीसीएस के लिए प्लस सभी वनडे एग्जाम्स के लिए बेहद जरूरी है। ये पूरा वीडियो जरूर देख लिया करिए हर बार। और यूपी पीसीएस की बिल्कुल शुरुआत से लेकर सिलेक्शन तक की तैयारी के ग्रुप हमारे चल रहे हैं। आप उसमें ज्वाइन करके वन स्टॉप डेस्टिनेशन है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। सारे स्टेट पीसीएस के लिए, चाहे आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, आरएएस की तैयारी कर रहा हूं, एचसीएस की तैयारी कर रहा हूं, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहा हूं, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंप्लीट जो है आप इनिशिएटिव ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट वन स्टॉप डेस्टिनेशन रहेगा, सिर्फ और सिर्फ उतना जितना सिलेक्शन के लिए जरूरी है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट सिर्फ 3 नंबर है हमारे, 8564880530, 7523864455 और 9696066089। सिर्फ इन तीनों नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके हमारे लेटेस्ट पेड ग्रुप में आके ही स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऑथेंटिक और जेन्युइन करंट अफेयर आपको मिल सकता है। करंट अफेयर के लिए बहुत मेहनत करते हैं, डेली डेटा कलेक्शन करते हैं, उसके बाद जाके जो है मंथली जब ये कंपाइलेशन हो रहा होता है तो 8 स्टेज से जाके प्रूफ रीडिंग से लेके ट्रांसलेशन से लेके जो है पूरा एक एक न्यूज, जो भी चीजें एग्जाम ओरिएंटेड हो, सब कुछ इसमें दिया जाता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का करंट अफेयर हाईली रिकमेंडेड होता है किसी भी वनडे एग्जाम के लिए, किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए, इवन यूपीएससी के लिए, जो उसमें फैक्चुअल करंट अफेयर आता है। वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। तो इस वाले वीडियो से ओवरऑल या टोटल करंट अफेयर आपका कवर हो जाएगा। बाकी यूपी स्पेशल, बिहार स्पेशल, एमपी स्पेशल, राजस्थान स्पेशल, उत्तराखंड स्पेशल और सारे स्टेट पीसीएस का आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मिलता रहेगा। तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले 1 महीने का पूरा करंट अफेयर का पूरा कच्चा चिट्ठा, सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस एक ही जगह यही मिलेगी आपको। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मंथली करंट अफेयर के वीडियो में आप सारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। मई मंथ 2026 के प्री स्पेशल करंट अफेयर को यहाँ पर हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे हमेशा की तरह। 2026 और 2027 में जितने भी एग्जाम्स लाइंड अप हैं उनके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का टेलीग्राम और ऐप पर कोर्सेज रनिंग है। आप इन गिवन नंबर्स पर बात करके टेलीग्राम कोर्सेज और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के एंड्रॉइड ऐप कोर्सेज के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एग्रीमेंट सेक्शन पे आ जाते हैं। गुजरात सरकार और एलिगेंस इंटरनेशनल के बीच यहाँ पर समझौता हुआ था, गुजरात सरकार और ताइवानी उद्यमों के साथ औद्योगिक सहयोग को बढ़ाने के लिए। तो उद्देश्य क्या है, ये एलिगेंस इंटरनेशनल के साथ समझौता करके कि साणंद धोलेरा रीजन में एक भारत ताइवान औद्योगिक पार्क को विकसित किया जाएगा। हमसे ये एग्जाम पूछ सकते हैं कि धोलेरा साणंद में किस कंट्री का जो है औद्योगिक पार्क भारत डेवलप करेगा। तो साणंद धोलेरा में ये ताइवान के साथ डेवलप करेंगे। साणंद जो रीजन है वो काफ़ी एक्टिव रहा है। पिछले 1-2 मंथ में हमने आपको करंट अफेयर में कराया है कि साणंद में सेमीकंडक्टर पार्क जो है लगवाया गया था। इसका इनॉग्रेशन मतलब हुआ था, मोदी जी ने किया था। केन्स का सेमीकंडक्टर प्लांट भी यहाँ पर लगाया गया। तो सेमीकंडक्टर पर काफ़ी यहाँ पर काम हो रहा है साणंद में। इसी वजह से ताइवान भी इसी में आगे आना चाहता है। एपीडा और कृषि विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य यहाँ पर समझौता किया गया था। एपीडा उत्तर प्रदेश में बासमती एंड ऑर्गेनिक ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे स्टैब्लिश करना चाहता है। बासमती एंड ऑर्गेनिक ट्रेनिंग सेंटर कम डिमॉन्स्ट्रेशन फार्म डेवलप किया जाएगा पीलीभीत में, ठीक है, जो 7 एकड़ तक फैला रहेगा। इसी वजह से एपीडा और कृषि विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के बीच समझौता किया गया है। पीलीभीत का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कौन सा है? पीलीभीत का ओडीओपी है फ्लूट एंड वुडन प्रोडक्ट्स, मतलब कास्ट आधारित उत्पाद और बांसुरी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है जो है पीलीभीत का। और उत्तर प्रदेश का राइस बाउल किसे कहा जाता है? धान का कटोरा उत्तर प्रदेश का चंदौली को कहते हैं, पीलीभीत को नहीं कहते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आयुष मंत्रालय और डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन के बीच यहाँ पर समझौता हुआ है। भाषणी डिवीजन किसके अंतर्गत आता है? ये ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंतर्गत आता है। तो भाषणी क्या काम है भाई? ये एआई आधारित ट्रांसलेटिंग
टूल है, मतलब भाषणी का ओवरऑल कंसर्न किससे, ट्रांसलेशन से। जो हमारे एंशियंट टेक्स्ट हैं, किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित हो, हिस्ट्री के हो, मेडिसिन के हो, तो बेसिकली इसमें आयुष आधारित जितने भी पुराने टेक्स्ट हैं उनका ट्रांसलिट्रेशन और ट्रांसलेशन तेजी से करवाना चाहता है आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। इस वजह से यहाँ पर भाषणी के साथ समझौता हुआ है आयुष मंत्रालय का। डिजिटल भारत निधि और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच समझौता हुआ है बेसिकली फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अमेंडेड भारत नेट प्रोग्राम। मॉडिफाइड भारत नेट प्रोग्राम आंध्र प्रदेश में लागू करने के लिए समझौता किया गया है। एक स्टेट लेड मॉडल के तहत रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को आंध्र प्रदेश में इम्प्रूव किया जाना है। ठीक है, भारत नेट प्रोग्राम के बारे में बात करें तो इसका पहला फेज कब आया था, 2015 में, और इसका अमेंडेड फेज कब आया था, अगस्त 2023 में, याद रखिएगा। भारत फोर्ज और आंध्र प्रदेश सरकार के मध्य यहाँ पर समझौता हुआ है भारत के पहले निजी क्षेत्र के मरीन गैस टरबाइन फैसिलिटी के लिए। इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर मरीन गैस टरबाइन फैसिलिटी जो है विशाखापट्टनम में स्टैब्लिश की जाएगी। तो भारत फोर्ज ने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ यहाँ पर समझौता किया। इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर मरीन गैस टरबाइन फैसिलिटी ये कहाँ पर डेवलप की जाएगी, विशाखापट्टनम में। ये लोकेशन ध्यान रखना है। विशाखापट्टनम में कहाँ पर, नेवल डॉकयार्ड, INS एकशिला और कह सकते हैं ईस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर जहाँ पे, वहीं पर इसको स्टैब्लिश किया जाएगा। ये है इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर मरीन गैस टरबाइन फैसिलिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बीच समझौता हुआ है बेसिकली मलेरिया की वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, R78C मलेरिया वैक्सीन, नेक्स्ट जेन मलेरिया वैक्सीन इसको कहा जा रहा है। इसके प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने लाइसेंसिंग समझौता किया है। पिक्सल और सर्वम AI भारत के दो स्टार्टअप्स हैं, ये कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। वो बड़ा क्या है, इंडिया फर्स्ट ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट को डेवलप करना। इसको लॉन्च करने की योजना है एंड ऑफ 2026 तक पॉजिटिवली। इंडिया फर्स्ट ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट ये होगा। इसमें इसका वजन रहने वाला है 200 किलोग्राम। पिक्सल जो स्टार्टअप है वो डिज़ाइन करेगा, बिल्ड करेगा, सैटेलाइट को लॉन्च करेगा, ऑपरेट करेगा। इस सैटेलाइट का नाम पाथ फाइंडर सैटेलाइट रखा गया है, पाथ फाइंडर सैटेलाइट। जबकि सर्वम AI इंफ्रास्ट्रक्चर इस मिशन के लिए डेवलप करने वाला है। तो इंडिया फर्स्ट ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट ये होगा। और जो है ये सैटेलाइट ऐसा होगा जो कि AI को प्रोसेस कर सकेगा, मशीन लर्निंग वर्कलोड्स को स्पेस में ले जाकर स्थापित कर सकता है। तो AI कैपेबिलिटीज़ ये सर्वम AI प्रोवाइड करेगा, और पिक्सल जो है सैटेलाइट को लॉन्च करेगा, डेवलप करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा, ये सब काम पिक्सल करेगा। तो ये दो प्राइवेट स्टार्टअप्स जो है ये करने वाली इंडिया फर्स्ट ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट को लॉन्च। आ जाएंगे हम लोग अपॉइंटमेंट सेक्शन पे। निज़ार अमेदी ये इराक के नए प्रेसिडेंट यहाँ पे बने हैं। अब्दुल लतीफ़ राशिद का इन्होंने स्थान ग्रहण किया है। इस्माइल ओमर गुले ये जिबूती के नए प्रेसिडेंट, या फिर कह सकते हैं छठी बार ये पुनर्नियुक्त हुए। और योवेरी मुस्वेनी ये भी युगांडा के नए राष्ट्राध्यक्ष, लगातार 7वीं बार ये बने। ठीक है, इराक के बारे में अगर बात करें तो इराक यहाँ पे है, कैपिटल रहेगी इसकी बगदाद। ठीक है, युगांडा की कैपिटल रहेगी कंपाला, और लेक विक्टोरिया को टच करने वाला कंट्री है युगांडा। अगर हम कोस्टारिका को देखें तो हमें साउथ अमेरिका की तरफ जाना पड़ेगा। कोस्टारिका यहाँ पर आप स्पॉट कर सकते हैं, और इसकी कैपिटल है सैन जोस। जिबूटी जो देश है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। यहाँ पर आप जिबूटी को स्पॉट कर सकते हैं। जिबूटी इसकी कैपिटल भी है। ठीक है, C जोसेफ विजय ये आपने सोशल मीडिया में काफ़ी नाम सुना होगा, और क्यों ना हो, न्यू चीफ मिनिस्टर बन गए तमिलनाडु के, जो कि एक एक्टर भी हैं। ठीक है, फुल टाइम एक्टिंग छोड़कर इन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा। 2 साल पहले बनाई गई पार्टी तमिल वेत्री कड़कम, इन्होंने जो है काफ़ी बड़ी विजय हासिल की थी। स्टेट लार्जेस्ट पार्टी यहाँ पर उभरी इलेक्शन में। 234 मेंबर की तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली में 120 MLAs के साथ सरकार बनाई है। जोसेफ विजय ने, गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने इनको शपथ दिलाई है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जोसेफ विजय की पार्टी तमिल वेत्री कड़कम को बहुमत नहीं मिला। 108 सीट यहाँ पर TVK ने जीती थी, और इन्होंने कई कोलिशन पार्टीज से यहाँ पर मतलब जो है गठबंधन बनाए, छोटी पार्टीज से कोलिशन किया, और फाइनली 120 MLAs के साथ सरकार यहाँ पे बनाई है। VD सतीशन केरलाम के नए मुख्यमंत्री 13वें बने थे। पिनराई विजयन अब रिप्लेस हो गए हैं। VD सतीशन अब आप केरला चीफ मिनिस्टर के तौर पर ध्यान रखेंगे। इनको भी शपथ दिलाई थी राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने। केरला और तमिलनाडु दोनों के राज्यपाल का पदभार देख रहे हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, तो इन्होंने VD सतीशन को भी शपथ दिलाई है। शुभेंदु अधिकारी के बारे में बात करें, पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी ने मेजॉरिटी हासिल की 207 सीटें, और 15 साल से जो TMC काबिज थी सत्ता पर उसको हटा दिया फाइनली।
और शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के पहले यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बने हैं वेस्ट बंगाल में। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यहाँ पे नियुक्त हुए हैं। अनिल चौहान का स्थान उन्होंने ग्रहण किया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति कैसे होती है और इनकी ड्यूटीज फंक्शंस मेजर क्या क्या है, इससे यूपीएससी सवाल पूछ चुका है। हरियाणा स्टेट पीसीएस में भी आ चुका है, सीजीपीएससी में भी आ चुका है। तो आप ये ध्यान रखिए, सीडीएस को अपॉइंट किया जाता है, कहीं से इलेक्ट नहीं किया जाता। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट चेयर्ड बाय पीएम के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। जो ऑफिसर होंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो आर्मी से हो सकते हैं, इंडियन नेवी से भी हो सकते हैं और एयरफोर्स से भी हो सकते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के फंक्शन क्या है, ये डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और इसके सेक्रेटरी के तौर पर भी फंक्शन करते हैं। प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर होते हैं रक्षा मंत्री के ट्राई सर्विसेज मैटर पर। ये परमानेंट चेयरपर्सन भी होते हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ये नौसेना के नए प्रमुख बन गए हैं। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ 34वें वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, श्री दिनेश कुमार त्रिपाठी को। दिनेश कुमार त्रिपाठी अब नेवल चीफ नहीं है। स्क्वाड्रन लीडर सान्या ये भारतीय वायुसेना की पहली महिला कैटेगरी ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर ये बनी है। कैटेगरी ए रेटिंग ये सबसे हाईएस्ट और मोस्ट प्रेस्टिजियस मानी जाती है। 3 कैटेगरीज बेसिकली होती हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। कैटेगरी ए में इंस्ट्रक्टर होते हैं, काफ़ी ट्रेंड इंस्ट्रक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो मिलिट्री पायलट्स की सबसे बड़ी पोस्ट ये मानी जाती है। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्सेस फर्स्ट वुमेन कैटेगरी ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर। फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स कई सारे पुरुष कैडेट्स बनते रहे हैं, लेकिन पहली बार आईएएफ से कोई महिला जो है फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कैटेगरी ए में क्वालिफाई की है, तो ये हमारे एग्जाम के लिए जरूरी हो सकता है। सौरभ विजय यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कह सकते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ बने हैं श्री सौरभ विजय। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन ये बन गए हैं नीलकंठ मिश्रा, मतलब नीलकंठ मिश्रा हैं। सीईओ रहेंगे सौरभ विजय, ये ध्यान रखिएगा। 2 अधिकारी इसमें महत्वपूर्ण होते हैं। पीए सुरेश बाबू ये भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड भाविनी कालपक्कम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर प्लस चेयरपर्सन ऑफ न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको भाविनी भी कहा जाता है, कालपक्कम में स्थित है। एनपीसीआईएल के बारे में अभी एक पेपर में वनडे एग्जाम पूछा गया था कि भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर्स के कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन को कौन देखता है, तो उत्तर हो जाएगा एनपीसीआईएल, यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत एटॉमिक एनर्जी एक्ट के तहत जो ये फंक्शन करती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंतर्गत। इसका बेसिकली काम क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स की कमीशनिंग देखना, उनका ऑपरेशन देखना, बेसिकली डिजाइन कंस्ट्रक्शन, ये सब देखना किसका काम है, एनपीसीआईएल का। तो इसके अध्यक्ष बन गए हैं पीए सुरेश बाबू, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। डॉक्टर ए के पांडा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। प्रसून जोशी प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बन गए हैं। प्रसार भारती के बारे में अगर आप नहीं जानते तो 1997 में स्टैब्लिश हुआ था। ये एक कानून के तहत स्टैब्लिश हुआ था ऑर्गेनाइजेशन प्रसार भारती एक्ट 1990 के तहत। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, वही पॉपुलर हमारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि दूरदर्शन ये प्रसार भारती का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। AIR ऑल इंडिया रेडियो ये प्रसार भारती के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स हैं। ये इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन कहा जा सकता है, क्योंकि दूरदर्शन AIR सबसे बड़े ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स हैं। ठीक है, रीच या नंबर ऑफ ऑडियंस के मामले में। KC वेणुगोपाल न्यू चेयरपर्सन बने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के नए अध्यक्ष बने KC वेणुगोपाल। संजय जायसवाल प्राक्कलन समिति के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, चेयरपर्सन ऑफ एस्टिमेट्स कमेटी। इसमें 30 मेंबर लोकसभा से होते हैं। बैजंत पांडा सार्वजनिक उपक्रमों की समिति के नए अध्यक्ष या चेयरपर्सन बनाए गए हैं। कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स के, इसमें मेंबर किससे कहाँ पे होते हैं, इससे ज़्यादा सवाल बनते हैं। 15 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा और 7 मेंबर फ्रॉम राज्यसभा। फगन सिंह कुलस्ते अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के अध्यक्ष बने हैं। इसमें 20 मेंबर लोकसभा से 10 राज्यसभा से होते हैं। राघव चड्ढा राज्यसभा की याचिका समिति या चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा पेटिशन कमेटी ये बना दिए गए हैं। डॉक्टर दगुबाती पुरंदेश्वरी भाजपा सांसद जो हैं महिला सशक्तिकरण समिति के अध्यक्ष ये बना दिए गए हैं। इसमें लोकसभा के 18 सदस्य, राज्यसभा के 10 सदस्य इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर मुकुंदन भारतीय उद्योग परिसंघ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के नए अध्यक्ष बन गए हैं।
आशुतोष गोवारिकर 57वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के महोत्सव निदेशक ही बनाए गए हैं। ये नवंबर में होना है गोवा में, 57th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसकी बात हम करेंगे। लेकिन ये पूछा जा सकता है अभी, क्योंकि अनाउंसमेंट हो चुका है कि आशुतोष गोवारिकर तो पॉपुलर डायरेक्टर हैं, एक्टर भी हैं, कुछ वेब सीरीज में इन्होंने काम किया है, तो ये बन गए हैं फेस्टिवल डायरेक्टर 57th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के। तुषार कुमार हरियाणा से भारतीय मूल के ब्रिटेन के सबसे युवा भारतीय मूल के मेयर ही बने थे। पूर्वी इंग्लैंड के एल्स्ट्री और बोरहमवुड टाउन काउंसिल का मेयर इनको चुना गया था। ठीक है, ब्रिटेन के सबसे युवा 23 वर्षीय भारतीय मूल के मेयर क्यू मणिवणन, ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये मेंबर चुने गए थे स्कॉटिश पार्लियामेंट में। क्यू मणिवणन स्कॉटिश संसद में स्कॉटिश ग्रीन्स की ओर से एडिनबर्ग और लोथियंस ईस्ट क्षेत्रीय सोची सीट पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी, और स्कॉटलैंड में चुनाव लड़ने वाले, संसद पहुंचने वाले पहले नॉन बाइनरी व्यक्ति ये बने हैं। इनके रूट्स कहाँ से? तमिलनाडु से। इनके नाम से आपको पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं इनका जुड़ाव कहाँ से? तमिलनाडु, भारत से। श्रेयस अय्यर जो क्रिकेटर हैं, ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं F1 इवेंट्स के भारत में। F1 सिम रेसिंग इंडिया ओपन में ब्रांड एम्बेसडर ही बन गए हैं। आ जाएंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स के सेक्शन पर। बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है चंद्रबाबू नायडू को, सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश को। द इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा पुरस्कार दिया गया है, इकोनॉमिक टाइम्स पब्लिकेशन के द्वारा इनको पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए और स्पीड ऑफ डिलीवरिंग गवर्नेंस के लिए। आगे है गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार, ये चंद्रयान 3 मिशन को मिला है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स के लिए की तरफ से गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार चंद्रयान 3 मिशन को। ठीक है, ये हाईएस्ट ऑनर कहा जाता दिया जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इन द फील्ड ऑफ स्पेस साइंस एंड स्पेस मिशन। स्पेस साइंस और स्पेस मिशन में अचीवमेंट के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। पांचवा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को मिला है, इंडियन चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी ने 2014 में पीस कैटेगरी में नोबेल पुरस्कार जीता था ज्वाइंटली मलाला यूसुफजई के साथ। 2026 कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर पुरस्कार साउथ एशिया क्षेत्रीय विजेता बनी थी सोमा मंडल ये टीचर हैं गोयनका पब्लिक स्कूल दिल्ली से, और साउथ एशिया रीजनल विनर ये रही थी, मतलब अलग अलग रीजन से अलग अलग विनर चुने गए थे। सोमा मंडल भारत से या साउथ एशिया रीजन से कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर्स अवार्ड में चुनी गई थी फॉर रेजिंग अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट्स अबाउट एनवायरनमेंट, इंक्रीजिंग देयर पार्टिसिपेशन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज एंड टीचिंग क्लाइमेट फोकस्ड करिकुलम। जलवायु केंद्रित पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए इनको पुरस्कार दिया गया बच्चों को। गिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम पुरस्कार ये मई मंथ में आ जाया करता है, इस बार मिला है सूडान के जर्नलिस्ट सिंडिकेट को, सूडान पत्रकार संघ को ये पुरस्कार मिला है यूनेस्को की तरफ से। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के साथ प्रेस फ्रीडम अवार्ड भी जारी किया जाता है मई मंथ में। गिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2026 मिला है सूडान के पत्रकार या पत्रकारिता संघ को। वर्ष 2026 की मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी की फेलो या मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी फॉर द ईयर की फेलो ये चुनी गई थी कुलजीत कौर मरहास फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इससे पहले पुरुष चुने जा चुके हैं, जैसे JN गोस्वामी चुने जा चुके हैं, देवेंद्र लाल चुने जा चुके हैं भारत से, लेकिन पहली महिला भारतीय ये बनी है इस पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कुलजीत कौर मरहास। ये पुरस्कार मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी की तरफ से दिया जाता है ग्रह विज्ञान में असाधारण योगदान के लिए, कॉस्मो केमिस्ट्री और ग्रह विज्ञान में असाधारण योगदान के लिए। तीसरी भारतीय, कुल मिलाकर पहली भारतीय महिला इस अवार्ड की अवार्डी बनी है मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी की फेलो। लंदन रॉयल सोसाइटी के फेलो जो चुने गए रॉयल सोसाइटी की तरफ से, इसमें भारतीयों का नाम खाली देखें हम लोग। प्रोफेसर मनीन्द्र अग्रवाल IIT कानपुर के निदेशक और कंप्यूटर वैज्ञानिक, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन WHO की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक रह चुकी 2 भारतीयों को इस बार चुना गया है। ठीक है, एक्चुअली ये पिता पुत्र मतलब ये कह सकते हैं भारत की पहली पिता पुत्री की जोड़ी है जिन्होंने पुरस्कार जीता है। सौम्या स्वामीनाथन किसकी बेटी हैं? MS स्वामीनाथन की। तो MS स्वामीनाथन भी चुने जा चुके हैं रॉयल सोसाइटी के फेलो, और ये भी बन गई सौम्या स्वामीनाथन। तो इस तरीके से भारत की पहली पिता पुत्री की जोड़ी है जो ये रॉयल सोसाइटी की फेलो बनी है। मनीन्द्र कुमार अग्रवाल से इसको नहीं जोड़िएगा, मनीन्द्र कुमार अग्रवाल अलग हैं। ठीक है, सौम्या स्वामीनाथन गगनदीप कंग के बाद दूसरी भारतीय महिला हैं जिन्हें रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप ये मिली है। ये इंपॉर्टेंट है। आगे है UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये मिला है मेजर अभिलाषा बाराक को। मेजर अभिलाषा बाराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी हैं, और
तीसरी भारतीय पीस कीपर ये बन गई जिनको पुरस्कार मिला है। यूएन पीस कीपिंग मिशन के तहत ये दिया जाता है। मिलिट्री अफेयर्स विद इन डिपार्टमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस की तरफ से पुरस्कार दिया जाता है। यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार भारतीय सेना से मेजर अभिलाषा बराक को। आगे बढ़ते हैं। रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस, प्रधानमंत्री जी को पुरस्कार विक्टोरिया मतलब प्रिंसेस विक्टोरिया जो कि स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस है उनकी तरफ से मिला है। रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस स्वीडन का हाईएस्ट ऑनर है फॉरेन हेड्स ऑफ गवर्नमेंट के लिए, यानी कि विदेशी सरकारों के प्रमुखों को दिया जाने वाला स्वीडन का सर्वोच्च पुरस्कार ये है। ठीक है, और रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार। एग्रीकोला मेडल ये प्रधानमंत्री जी को दिया गया था एफएओ की तरफ से। एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूएन का एक संस्थान है। एग्रीकोला मेडल ये प्रधानमंत्री जी को दिया गया था फॉर इस एक्सेप्शनल लीडरशिप इन द फील्ड ऑफ फूड सिक्योरिटी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया एंड ग्लोबली। इनको ये पुरस्कार एफएओ के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर क्यू डोंगक्यू की तरफ से दिया गया था। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेगियन ऑर्डर ऑफ मेरिट ये पुरस्कार प्रधानमंत्री जी को दिया गया था उनकी नॉर्वे की विजिट के दौरान। हेरोल्ड फिफ्थ जो किंग ऑफ नॉर्वे इस समय, उनकी तरफ से पुरस्कार दिया गया था प्रधानमंत्री को। उनके कार्यकाल में ये 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला था नॉर्वे के। इसमें मतलब कह सकते हैं इस पुरस्कार को अगर काउंट कर लें तो ये 32वां था, मतलब 32 देशों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मोदी जी को मिल चुका है नॉर्वे तक अगर हम काउंट करें। ये संख्या लगातार वो बढ़ाते जा रहे हैं अलग अलग देशों को विजिट करके। आगे है विटली अवार्ड। विटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। इसमें कई सारे लोगों को दिया गया है विश्व में, लेकिन मैं केवल भारतीयों को रिकमेंड करूंगा कि जिन जिन भारतीयों को मिला है। और ये विटले गोल्ड अवार्ड जो है ये देख लीजिएगा, ये बड़ा अवार्ड है। विटले पुरस्कार विटले फंड फॉर नेचर के द्वारा दिया जाता है, इसको ग्रीन ऑस्कर भी बोलते हैं। तो परवीन शेख भारत से ये चुने गए हैं। परवीन शेख भारत से। स्कीमर जॉर्जियंस प्रोटेक्टिंग रिवराइन बर्ड्स एंड देयर हैबिटेट जो है इनको कहा गया है। बरखा सुब्बा सर्वाइवर ऑफ द लॉस्ट वर्ल्ड सेविंग द हिमालयन सैलमेंडर एंड इट्स वेटलैंड, मतलब इनके अचीवमेंट्स या फिर इनके योगदान के बारे में लिखा है। ठीक है, विटले गोल्ड पुरस्कार ये फरवीजा फरहान और हाका जो इंडोनेशिया से हैं उनको पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो भारतीय कौन कौन है? परवीन शेख और बरखा सुब्बा, इनका नाम ध्यान रखिएगा। विटले गोल्ड पुरस्कार इंडोनेशिया के लोगों को मिला है, फरवीजा फरहान और हाका। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार जो है इसमें आता तो नहीं है एग्जाम में, लेकिन हम इसको शामिल कर रहे हैं। हो सकता है इस साल पूछ लिया जाए, पहले तो नहीं आया है, तो आप इसमें देख लीजिए। खासकर अगर आपके स्टेट के कुछ अवार्ड्स हैं तो उसको देख सकते हैं। ठीक है, स्टेट के अवार्ड हैं नहीं ज़्यादातर, मतलब उत्तर प्रदेश की किसी पंचायत को नहीं इसमें सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार टेलकप ग्राम पंचायत रोहतास ब्लॉक से रोहतास बिहार को मिला है। तो बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बीपीएससी पीटी जो इस साल होने वाला है उसके लिए ये जरूरी हो सकता है, अदर एग्जाम्स में नहीं रहेगा जरूरी। और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत श्रेणी में तृतीय पुरस्कार नानाजी देशमुख सर्वोच्च पंचायत सतत विकास पुरस्कार में बिरहारू ग्राम पंचायत सयान ब्लॉक आगरा को मिला उत्तर प्रदेश से। इसको आप नोट कर सकते हैं यूपी के एग्जाम्स के लिए, आने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है, इतना जरूरी रहेगा। ये फर्स्ट कैटेगरी चाहे तो स्किप कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पर आपके स्टेट का नाम मेंशन है उसको देख सकते हैं आप। ठीक है, इसको अगर हम एक बार रिव्यू करेंगे तो इसको नोट से हटा भी देंगे, ये ज़रूरी नहीं रहेगा। जहाँ जहाँ पर उत्तर प्रदेश या बिहार के किसी ग्राम पंचायत को पुरस्कृत किया गया है वो इम्पोर्टेंट रहेगा, जैसे यहाँ पर। ठीक है, बेस्ट ग्राम पंचायत कैटेगरी में सेकंड प्राइज नानाजी देशमुख सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड में, और थर्ड प्राइज बेस्ट ग्राम पंचायत कैटेगरी में उत्तर प्रदेश के इस बिरहारू ग्राम पंचायत को आप ध्यान रख सकते हैं। पुलित्जर पुरस्कार ये भी मई मंथ में अनाउंस होने वाले पुरस्कार हैं, और कई बार एग्जाम्स में इससे सवाल आ जाते हैं। लास्ट ईयर भी आया था। तो इसमें कुछ कैटेगरीज होती हैं, जैसे पब्लिक सर्विस होती है, ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग, राष्ट्रीय रिपोर्टिंग, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग, फीचर लेखन, तो इससे सवाल आ जाते हैं। तो पब्लिक सर्विस के लिए वॉशिंगटन पोस्ट को पुरस्कार मिला है। ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए मिनेसोटा स्टार ट्रिब्यून स्टाफ को, नेशनल रिपोर्टिंग के लिए नेड पार्कर, लिंडा सो, पीटर एसलर, माइक स्पेक्टर और यूटर्स के स्टाफ को, और इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए डेक कैंग को, इनके नाम देख लीजिएगा आप लोग। फीचर राइटिंग के लिए आरोन पार्सले और टेक्सास मंथली को, क्रिटिसिज्म के लिए मार्क लैम्स्टर, द डल्लास और मॉर्निंग न्यूज़ के लिए न्यूज़ को भी पुरस्कार दिया है।
इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री के लिए आनंद आर के और सुपर्णा शर्मा, ये इंडियन है, इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा ध्यान से। कहीं पर भी इंडियन को कोई पुरस्कार मिल रहा है, चाहे यहाँ पर चाहे विदेश में, वो जरूरी है। भले ही ये लोग मतलब वैसे नागरिकता से इंडियन ना हो, लेकिन इंडियन रूट्स के भी हैं तो भी ये पुरस्कार जरूरी रहेगा। हिस्ट्री के लिए जिल लेपर को, जिल लेपर और लिवराइट को, और बायोग्राफी के लिए अमेंडा वेल को, इनकी बायोग्राफी का नाम ही लिखा हुआ है, इसको भी देख लीजिएगा। पोइट्री के लिए जूलियाना स्फार को, और स्पेशल कमेंडेशन अवार्ड जूली के ब्राउन को। आगे बढ़ते हैं बुक्स एंड ऑथर में। द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया, द स्टोरी ऑफ पी.एन. पणिक्कर, तो ये पी सत्यन ने किताब लिखी है पी.एन. पणिक्कर के ऊपर। पी.एन. पणिक्कर के जीवन और योगदान को रेखांकित इसमें किया गया है। केरल के पुस्तकालय आंदोलन का जनक इनको कहा जाता है, पी.एन. पणिक्कर को। ये पी सत्यन ने किताब लिखी है द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया, और इसको विमोचित किया या फिर इसको लॉन्च किया था हमारे वाइस प्रेसिडेंट C.P. राधाकृष्णन ने। आगे बढ़ते हैं। द बेंच, द बार एंड द बिजार, और द लॉफुल एंड द ऑफुल, ये दो किताब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने लिखी है। तुषार मेहता ने, गृह मंत्री ने इन किताबों का विमोचन किया है। द बेंच, द बार एंड द बिजार, द लॉफुल एंड ऑफुल, ये दो अलग अलग किताबें हैं, इसको लिखा है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने। अपनापन, ये शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, ये उनकी लिखी गई किताब है अपनापन। इन्होंने पीएम मोदी जी के साथ जो कुछ भी सीखा है या फिर उनका जैसा एक्सपीरियंस उनके प्रति रहा है, वो इन्होंने लिखा है अपनापन। डे डेट्स थीम में सबसे पहले आ जाते हैं इंटरनेशनल लेबर डे पर। इसे मई दिवस भी बोलते हैं। पहला मजदूर दिवस 1 मई 1923 को चेन्नई में मनाया गया था। मई दिवस समारोह में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी, जिसके फाउंडर हैं सिंगरवेलु चेट्टियार। इंश्योरिंग अ हेल्दी साइको सोशल वर्किंग एनवायरनमेंट, ये थीम थी। महाराष्ट्र और गुजरात का जो स्थापना दिवस है वो 1 मई को होता है। महाराष्ट्र और गुजरात का दिवस मनाया जाता है 1 मई को, क्योंकि बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। बॉम्बे राज्य को 2 भागों में बांट दिया गया था, महाराष्ट्र और गुजरात, 2 अलग अलग राज्य यहाँ पे बने थे। वर्ल्ड ट्यूना डे, ये 2 मई को होता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस, एस्ट्रोनॉमी डे, ये 2 मई को होता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ये 3 मई को होता है, जब प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया जाता है। और गिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम पुरस्कार भी अनाउंस होता है। शेपिंग अ फ्यूचर एट पीस, ये इस बार थीम थी, शेपिंग अ फ्यूचर एट पीस। अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस, लेपर्ड डे, ये 3 मई को होता है। विश्व हाथों की स्वच्छता दिवस, ये 5 मई को होता है। ठीक है। एक्शन सेव्स लाइफ इस बार थीम थी। इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ, ये 5 मई को होता है। 1 मिलियन मोर मिडवाइफ्स इस बार थीम थी। वर्ल्ड अस्थमा डे, ये 5 मई 2026 को होता है। मेक इनहेल्ड ट्रीटमेंट एक्सेसिबल फॉर ऑल, ये थीम थी। एथलेटिक्स डे, ये 7 मई को होता है। थैलेसीमिया दिवस, ये 8 मई को होता है। हिडन नो मोर, ये इस बार थीम थी, हिडन नो मोर। थैलेसीमिया के बारे में बात करें तो एक जेनेटिक डिसीज, ध्यान रखिएगा, अनुवांशिक बीमारी है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि बॉडी हमारी हीमोग्लोबिन नहीं बना पाती है, जितना हीमोग्लोबिन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी के लिए चाहिए वो नहीं बन पाता है। तो आरबीसी क्या करते हैं, हमारे आरबीसी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते, और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो हमेशा व्यक्ति थका हुआ महसूस करेगा, खुद को एनर्जी नहीं फील करेगा, एक क्रोनिक थकान आप फील करेंगे हीमोग्लोबिन की कमी से। आरबीसी जब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट आपकी बॉडी और ऑर्गन्स तक नहीं कर पाएंगे तो ये थैलेसीमिया किस कारण होता है, एक जेनेटिक डिसीज है, मतलब कोई एक्सीडेंट से नहीं होता, ना ही किसी चीज़ की कमी से होता है। आपके पेरेंट्स के जो डीएनए में से म्यूटेशन हो जाता है, उसके कारण से ये होता है। इसके अगर ट्रीटमेंट या फिर अगर हम बात करें इसके इलाज की बात करें तो इलाज अभी भी कोई पॉपुलर नहीं है, लेकिन इसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट जैसी विधियां होती है, लेकिन ये काफ़ी महंगा होता है और इतना पॉपुलर अभी भी भारत में नहीं है। काफ़ी बड़े आदमी इसको अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है। तो भारत रेयर डिसीजेस प्रोग्राम चलाती है। रेयर डिसीज पॉलिसी के अंतर्गत 50 लाख रुपए तक की सहायता हालांकि अब अप्रूव कर दी गई है। इसको रेयर डिसीजेस की कैटेगरी में रखा जाता है। अगर हम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के बारे में बात करें, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया जाता है। 11 मई को क्यों मनाते हैं, क्योंकि 11 मई 1998 को इंडिया ने अपना सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था। कहाँ पे, पोखरण में। पोखरण 2 इसको कहा जाता है। कोड नेम था इसका शक्ति कोड नेम के तहत ये सेकेंड ये टेस्ट किया था भारत ने। प्रौद्योगिकी दिवस तब से मनाया जाने लगा इसको। रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ इस बार थीम थी। इंटरनेशनल नर्सेस डे के बारे में बात करें, 12 मई को होता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के अवसर पर होता है। आर नर्सेस आर फ्यूचर, इम्पार्ट नर्सेस सेव्स लाइफ, ये थीम थी।
अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली से 15 मई को होता है, 15 मई को। सिक्किम की स्थापना दिवस, सिक्किम का स्थापना दिवस ये 16 मई को होता है, 16 मई। और नेशनल डेंगू दिवस, डेंगू दिवस ये होता है 16 मई को, ठीक है। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे ये 17 मई को होता है। कंट्रोलिंग हाइपरटेंशन टुगेदर इस बार थीम थी, कंट्रोलिंग हाइपरटेंशन टुगेदर। मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह ये मनाया गया था 11 से 17 मई को। मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह ये जो है मनाया गया था, और इसकी थीम थी एक्शन, इसकी थीम थी एक्शन। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस ये 18 मई को होता है। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे ये 18 मई को होता है। वर्ल्ड एड्स डे अगर सिर्फ पूछे तो ये कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। वर्ल्ड बी डे ये मनाया जाता है 20 मई को। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, इंटरनेशनल टी डे ये 21 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस ये 21 मई को। ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे ये भी 21 मई को। और प्री क्लैम्पसिया डे ये भी 22 मई को। नो द सिम्टम्स टेक एक्शन ये थीम थी। प्री क्लैम्पसिया के बारे में बात करें तो प्रेगनेंसी के दौरान होने वाला डिसऑर्डर है। प्रेगनेंसी के दौरान जो कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं जिसमें हाई बीपी हो, बीपी ज़्यादा हो, और ऑर्गन डैमेज देखने को मिले, खासकर लीवर और किडनी में, वो कंडीशन होती है प्री क्लैम्पसिया। ऑर्गन डैमेज और हाई बीपी, हाइपरटेंशन ये सिम्टम्स हैं प्री क्लैम्पसिया के। तो प्री क्लैम्पसिया दिवस 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 22 मई को मनाया जाता है। भूपेंद्र यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस समारोह चीता संरक्षण पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी, ये ध्यान रखिएगा। इसकी थीम थी इस बार एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट, एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। वर्ल्ड टाइटल डे ये 23 मई को होता है। और वर्ल्ड फुटबॉल डे ये 25 मई को। वर्ल्ड फुटबॉल डे सबसे पहले 2024 मनाया गया था 5 मई को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड थायराइड डे ये 25 मई को होता है, इधर ध्यान रखिएगा। बचे हुए जो दिवस हैं वो हम लोग जो है जून मंथ के करंट अफेयर में कवर कर लेने वाले हैं। साइंस से टेक पे आ जाएं तो सूर्य के कोरोना में छिपी हुई हलचल का पता लगाने के लिए एक नई तकनीक विकसित की गई है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस के द्वारा, जो कि नैनीताल में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली ने कुछ टेक्निक डिटेक्ट की, मतलब डेवलप की है, जिससे जो सन के कोरोना रीजन में कुछ जो टर्बुलेंस है उसको डिटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। 3D मैग्नेटो हाइड्रो डायनेमिक सिमुलेशन और फॉरवर्ड मॉडलिंग का इन्होंने इस्तेमाल किया है। हमारे एग्जाम में बस यही पूछ सकते हैं कि भाई कौन से दो हमारे इंस्टीट्यूट है जिन्होंने सन की कोरोना में मूवमेंट डिटेक्ट की है, तो उत्तर हो जाएगा ये दो इंस्टीट्यूट हैं, IIT दिल्ली के साथ आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस नैनीताल। UKPSC के लिए काफ़ी जरूरी फैक्ट हो सकता है। UKPSC के कई पेपर लाइंड अप है आगे, उसके लिए ध्यान रखिएगा। निजी तौर पर निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन दृष्टि का सफल प्रक्षेपण किया गया था। बेंगलुरु स्थित एक स्पेस स्टार्टअप है गैलेक्सी आई, इसने कैलिफोर्निया के वेडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से भारत का अब तक का सबसे बड़ा निजी तौर पर निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन दृष्टि इसको लॉन्च किया था। मिशन दृष्टि, इस उपग्रह का वजन कितना है? 190 किलोग्राम है। यह विश्व का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट है, यानी कि वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑप्टोसार सैटेलाइट। ये सैटेलाइट इलेक्ट्रो ऑप्टिकल यानी कैमरा और सिंथेटिक अपर्चर रडार SAR सेंसर को सिंगल प्लेटफॉर्म पर यूज करता है, इसी वजह से इसको ऑप्टोसार सैटेलाइट कहा जा रहा है। यानी कैमरा और सिंथेटिक अपर्चर रडार दोनों को यूज कर रहा है। और अनकन्वेंशनल सैटेलाइट के तरीके जो है इसका कैमरा या फिर जो रडार सिस्टम है वो डार्कनेस से, बैड वेदर से या क्लाउड से ढक नहीं जाएगा। तो क्या ये हमारे इसरो का मिशन है? नहीं, ये इंडियन स्पेस स्टार्टअप का प्राइवेट मिशन है। गैलेक्सी आई इसको कहा गया है, और ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा प्राइवेटली बिल्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये कहाँ से लॉन्च किया गया? कैलिफोर्निया से, क्योंकि रॉकेट लॉन्चेस के लिए वहाँ पर जाना पड़ेगा आपको, प्राइवेट खास करके। आगे बढ़ते हैं। यूरोप की पहली पूर्णतः एकीकृत लिथियम परियोजना, कैलिबर प्रोजेक्ट इसको कहा जा रहा है। यूरोप फर्स्ट फुली इंटीग्रेटेड लिथियम प्रोजेक्ट ये शुरू कर दिया गया है। फिनलैंड ने अपना प्रोजेक्ट शुरू किया है। इंटीग्रेटेड लिथियम प्रोजेक्ट का मतलब यही है कि लिथियम वहाँ से निकालेंगे, प्रोडक्शन उसका और माइन से रिफाइनरी तक एक ही लोकेशन पर किया जाएगा। मतलब वहीं पर लिथियम एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है, प्योरीफाई किया, रिफाइन किया, सब एक ही जगह पर होगा। तो इसको इंटीग्रेटेड लिथियम प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। ये फिनलैंड ने शुरू किया है, फिनलैंड ने।
दक्षिण कोरिया का पहला एआई संचालित बौद्ध भिक्षु ये गाबी, एआई पार्ड बुद्धिस्ट मॉन्क गाबी, एक रोबोट के तरीके कह सकते हैं। एआई पार्ड ह्यूमनाइड रोबोट मॉन्क गाबी को लॉन्च किया गया था। हालांकि ये साउथ कोरिया ने खुद नहीं बनाया है, ये चाइना का यूनिटरी G1 ह्यूमनाइड प्लेटफॉर्म है। 130 सेंटीमीटर टॉल ये रोबोट है। उसी को एक बौद्ध भिक्षु का रूप साउथ कोरिया वालों ने दे दिया है, जिसको उन्होंने एक नाम दे दिया है गाबी। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। पश्चिमी घाट में मेंढक की नई प्रजाति खोजी गई है। इसका नाम रखा गया है काली नाइट फ्रॉग। काली नाइट फ्रॉग, काली रिवर बेसिन से इसको खोजा गया था, इस वजह से इसको काली नाइट फ्रॉग कहा गया है। शेंजाओ 23 मिशन, ये शेंजाओ मिशन की सीरीज में अगला मिशन है चाइना का। चाइना भी जो है मून तक एक जो है मैंड मिशन भेजना चाहता है, ह्यूमंस को चंद्रमा पर भेजना चाहता है 2030 तक। उसी क्रम में ये प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसमें इन्होंने एक हांगकांग के पहले एस्ट्रोनॉट को भेजा है, लाई का यिंग। ये पहले एस्ट्रोनॉट बन गए हांगकांग से, जो कि किसी स्पेस मिशन में पार्टिसिपेट करेंगे, बस ये ध्यान रख सकते हैं। डिफेंस पे आ जाते हैं। सैन्य अभ्यास सिनबैक्स कैम्बोडिया में हुआ था, और भारत और कैम्बोडिया का ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है सिनबैक्स, ये ध्यान रखिएगा। कैम्बोडिया में इस बार हुआ, बस यही जरूरी है। प्रगति मल्टीनेशनल एक्सरसाइज जो है ये उमरोई मिलिट्री स्टेशन मेघालय में हुई थी। मेघालय में इसमें 13 देश जो है सम्मिलित हुए थे, 13 कंट्रीज। अब कुछ मिसलेनियस मिलिट्री आर्मी या फिर हमारे डिफेंस टेक के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट हुआ था टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन वीपन का, जिसको तारा कहा जा रहा है। टैक्टिकल एडवांस्ड ऑगमेंटेशन वीपन यानी कि तारा, ये भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है, यानी कि इंडिया फर्स्ट इंडिजिटली डेवलप्ड ग्लाइड वीपन सिस्टम। इसका फ्लाइट टेस्ट किया गया था ओडिशा में मई 7 तारीख को किया गया था। डीआरडीओ आईएएफ ने किया था, डीआरडीओ और आईएएफ ने किया था तारा वीपन, जो कि इंडिया फर्स्ट इंडिजिटली डेवलप्ड ग्लाइड वीपन सिस्टम है, इसको टेस्ट किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल सिस्टम से अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया गया है। ठीक है, इसको कहा जा रहा है MIRV सिस्टम, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल सिस्टम से अग्नि मिसाइल को अभी छोड़ करके टेस्ट किया गया है ओडिशा से। और ऐसा टेस्ट करने के साथ इंडिया कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ कंट्रीज में शामिल हो गया जिनके पास ये टेक्नोलॉजी MIRV टेक्नोलॉजी है। डीआरडीओ द्वारा फुल स्केल एक्टिवली कूल लॉन्ग ड्यूरेशन स्क्रैमजेट कंबस्टर का व्यापक दीर्घकालिक परीक्षण ये किया गया था हैदराबाद में। ठीक है, सक्सेसफुल टेस्ट ये मतलब 1200 सेकंड तक ही चला था स्क्रैमजेट फैसिलिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंटी शिप मिसाइल तैमूर का सफल परीक्षण पाकिस्तान ने किया था। इनकी नई मिसाइल का नाम है तैमूर। आगे ऑफशोर पेट्रोल वीजल नया जो छोड़ा गया है, यानी अब तटीय गश्ती पोत, इसका नाम है संघमित्रा। अशोक की पुत्री का नाम संघमित्रा था। ठीक है, तो ये जो है कह सकते हैं भारत का नया ऑफशोर पेट्रोल वीजल है। कई सारे लॉन्च हो चुके हैं, जैसे सार्थक एक हुआ करता था 2020 में, BCS में पूछा गया था उसका नाम। तो कौन सी टेक्नोलॉजी क्या है ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ट्रेडिशनल नाम है। जैसे संघमित्रा क्या है, संघमित्रा एक ऑफशोर पेट्रोल वीजल है, ये हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। टाटा ने भारत में निर्मित पहला C295 सैन्य विमान जो तैयार किया है उसको रोल आउट कर दिया है। आपने देखा होगा 2023 में ये लगभग एग्रीमेंट हुआ था, आई थिंक सितंबर में, एग्जाम में आया भी था। ठीक है, वडोदरा स्थित टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबस जो कि स्पेन की कंपनी है, उसके साथ मेड इन इंडिया एयरबस 295 सैन्य परिवहन विमान ये जो बना रहे थे वो तैयार हो चुका है। भारत स्पेन से कुल 56 C295 विमान के लिए एग्रीमेंट कर चुका है। 16 विमान स्पेन से बन करके यहाँ पर आएंगे, जबकि 40 विमानों को वडोदरा में इसी फैसिलिटी में बनाया जाएगा, वहाँ के लोग बनाएंगे। ठीक है, और जो भारत एवरो विमान यूज़ करता है, एवरो एयरक्राफ्ट यूज़ करता है, इसको ये C295 नए विमान रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है, कच्चे और छोटे रनवे पर उतरने सैनिकों और भारी सामान को ले जाने के लिए आपातकालीन राहत सामग्री पहुंचाने में पूरी तरीके से सक्षम है ये एयरबस 295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। स्पेन के साथ भारत का ये पैक्ट है। 16 स्पेन से बन करके आएंगे और 40 विमान यहीं पर वडोदरा में जो ज्वाइंट फैसिलिटी, मतलब दोनों कंट्रीज की ज्वाइंट फैसिलिटी है, वहां पर बनाए जाएंगे। भारत का पहला AI पावर्ड जो ऑटोनॉमस फाइटर एयरक्राफ्ट काल भैरव, पुर्तगाल में इसका निर्माण किया जाएगा। पुर्तगाल या फिर पोर्चुगल में इसका निर्माण किया जाएगा। इंडिया फर्स्ट ऑटोनॉमस फाइटर एयरक्राफ्ट होगा ये काल भैरव, इसका नाम है। पोर्चुगल में बनाया जाएगा ऑपरेशन 777 के तहत।
काल भैरव को मैन्युफैक्चर करने के लिए बेंगलुरु की एक डिफेंस कंपनी है फ्लाइंग वेज डिफेंस एरोस्पेस FWDA, इन्होंने पोर्टुगीज की एक डिफेंस टेक्नोलॉजी फर्म स्केच पिक्सल के साथ समझौता किया है। ये पार्टनरशिप 777 का भाग है। 777 ऑपरेशन जो है ये हमारे डिफेंस कह सकते हैं डिपार्टमेंट का है। इंडियन डिफेंस टेक्नोलॉजी और सिस्टम को 7 कह सकते हैं महाद्वीपों में 77 देशों के साथ मिलकर के बनाना चाहते हैं। मतलब इंडिया वहाँ का भी एक्सपर्टीज लेकर के और अपने यहाँ का सामान यूज़ करके कुछ ऐसा कह सकते हैं यूनिक सामान बनाना चाहती है डिफेंस टेक का। ठीक है, तो स्केच पिक्सल जो है ये सिमुलेशन टेक्नोलॉजी, AI इंटीग्रेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम हमारे जहाज के लिए तैयार करेगा। बाकी जहाज बनेगा यहीं पर। ठीक है, मतलब बनेगा पोर्चुगल में, वो लोग यहाँ पर जहाज को इस तरीके से डेवलप करेंगे। ठीक है, 3,000 किलोमीटर की रेंज होगी और 30 घंटे तक लगातार उड़ने में काल भैरव जहाज सक्षम होगा। ये इंडिया फर्स्ट AI पावर्ड ऑटोनॉमस फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। ये चीज ध्यान रखना है। इसका नाम क्या होगा? काल भैरव होगा। काफी यूनिक नाम है। और ये किस देश के साथ सहयोग से हम बनाएंगे? पोर्चुगल। और उस फर्म का नाम क्या है? पोर्चुगल की फर्म का स्केच पिक्सल। यही सब एग्जाम में पूछा जा सकता है। देश का पहला 300 किलोमीटर रेंज वाला रॉकेट प्रक्षेपण सिस्टम सूर्यास्त्र इसको लॉन्च कर दिया गया है। क्या नाम है? सूर्यास्त्र। रक्षा मंत्री जी ने महाराष्ट्र के शिरडी में इसको लॉन्च किया था। पहली स्वदेशी 300 किलोमीटर तक क्षमता तक मार करने वाली सार्वभौमिक रॉकेट प्रक्षेपण प्रणाली सूर्यास्त्र को लॉन्च कर दिया गया है। ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड यूनिवर्सल ऑल पर्पस मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर सिस्टम होगा, जो कि एनिमी को टारगेट कर सकता है 300 किलोमीटर की रेंज तक। प्रमुख नौसैनिक नौकायान केंद्र का उद्घाटन ये भोपाल में किया गया था। भोपाल में भोजताल में ये इनॉग्रेट किया गया था। नेवल सेलिंग सेंटर इंडियन नेवी का भोजताल में। आगे बढ़ते हैं ऑबिचुरी सेक्शन पर। ऑबिचुरी कुछ खास भारत की है नहीं इस महीने। ब्राजील के बास्केटबॉल खिलाड़ी ये नहीं रहे। ऑस्कर श्मिट को माओ सांटा के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है होली हैंड। और मतलब एक जो है बास्केटबॉल प्लेयर थे, काफ़ी नामी गिरामी, ब्राज़ील के, ये नहीं रहे। मुनि नारायण प्रसाद केरल के प्रख्यात आध्यात्मिक गुरु और नारायण गुरुकुलम के प्रमुख, ये नहीं रहे। इनको 2024 में पद्मश्री मिला था लिटरेचर में उनके योगदान के लिए। CNN के मीडिया संस्थापक, मतलब CNN के फाउंडर और मीडिया लेजेंड, ये टेड टर्नर नहीं रहे। स्कीम्स कैंपेन इनिशिएटिव में वाटर फॉरवर्ड इनिशिएटिव वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने अनाउंस की है। इसके तहत 1 बिलियन पीपल तक वाटर सिक्योरिटी इंश्योर करेंगे ये लोग 2030 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिशन सक्षम RBI का मिशन है। इसका कुल मिलाकर क्या उद्देश्य है? टू इनहेंस मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज, इंप्रूव कंप्लायंस कल्चर एंड स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशनल रिजाइलियंस अक्रॉस ऑल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। बेसिकली सभी शहरी सहकारी मतलब बैंकों में प्रबंधकीय और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना है। ठीक है, सहकारी शहरी क्षेत्रों पर बैंकों पर फोकस करना है। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स इन अर्बन एरियाज में रिजाइलेंस यहाँ पे बढ़ाना है प्रोजेक्ट सक्षम के तहत। RBI का है। सेहत मिशन, ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का ज्वाइंट इनिशिएटिव है। हमारे कृषि मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जिनने ज्वाइंटली इसको जारी किया था। सेहत का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हो सकता है साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ऑगमेंटेशन। इसका गोल क्या है? केवल कृषि उत्पादन नहीं बल्कि ऐसे पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाना, बायो फोर्टिफाइड और पारंपरिक फसलों की खेती को बढ़ावा देना जो लोगों को बीमारी से बचाएं। तो आपने जैसे देखा होगा कई बार हम लोग आजकल बात कर रहे हैं हंगर की अपेक्षा हिडन हंगर की, कैसे भारतीय खाने में कार्बोहाइड्रेट भरा पड़ा है, जो एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है उसकी कमी है। तो उसी कमी को दूर करना ओवरऑल इस सेहत मिशन का उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। कपास उत्पादकता मिशन, कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का है। और वर्तमान उत्पादकता 440 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 2031 तक 755 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर करना। ये नंबर याद करना पड़ सकता है मेरे हिसाब से, नंबर ये पूछ सकते हैं। और ये 5F पर आधारित है। ये कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन जो है ये 5F पर आधारित है। ये क्या है? फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। ये 5F पर आधारित है ये कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन। 440 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़ा करके कॉटन की उत्पादकता भारत में ले जाना है 755 किलोग्राम पर हेक्टेयर तक। एक डेटा यहाँ पे गिवन है, इसको भी नोट करिएगा कि कपास उत्पादन में भारत का योगदान 21% से अधिक है ग्लोबल कॉटन प्रोडक्शन में। मिजोरम अदरक मिशन, ये एग्जाम में आने लायक मिशन है। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन की तरफ से है। वैसे तो कई मिनिस्ट्रीज इसमें आगे आएंगी।
तो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने मिजोरम के मुख्यमंत्री श्री लाल धोमा के साथ मिलकर के 13 मई को लॉन्च किया था मिजोरम जिंजर मिशन। मिजोरम जिंजर मिशन के बारे में अगर हम बात करें तो इसका मिशन का यही लक्ष्य है कि जो किसानों को बहुत कम कीमत मिलती है जिंजर की, मिजोरम के जिंजर की, वो ज़्यादा मिले। सिंपल बात यही है कि वैल्यू चेन को बढ़ाना है। 500 किलोग्राम 500 रुपये प्रति किलोग्राम तक का फायदा मिले जिंजर किसानों को, जो कि अभी बहुत ही कम है। 8 से 15 रुपये किलो, 20 रुपये किलो ही फायदा मिलता है अदरक उगाने वाले मिजोरम किसानों को, लेकिन 500 रुपये किलो तक जा सकता है, क्योंकि मिजोरम का अदरक खास है। मिजोरम का जीआई टैग्ड जिंजर है और इसकी कुछ वैरायटी ऐसी हैं जिनको फार्मास्यूटिकल ग्रेड जिंजर कह सकते हैं। इनकी हाई क्वालिटी है और इनमें ओलियो रेजिन कंटेंट ज़्यादा है। ओलियो रेजिन का इस्तेमाल फार्मा कंपनी कर सकती हैं दवाइयाँ वगैरह बनाने में, ठीक है। तो मेडिसिनल वैल्यू है मिजोरम के जिंजर की, और इस वजह से जो है इसकी मतलब कह सकते हैं कीमत ज़्यादा होनी चाहिए इंटरनेशनल मार्केट में। कीमत कैसे मिलेगी उसी को लेकर के ये मिशन है। तो मिजोरम के जिंजर में क्या पाया जाता है, ओलियो रेजिन की मात्रा ज़्यादा होती है, 6 से 8% होती है, जो कि अन्य तरीके के जिंजर में नहीं होती। यही खास बात है मिजोरम की अदरक की। तो मिजोरम के जिंजर को प्रमोट करने के लिए मिशन है, और नीति आयोग ने डिक्लेयर भी किया है मिजोरम को जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे है कॉफीज ऑफ नागालैंड मिशन। कॉफीज ऑफ नागालैंड मिशन भी ऐसे ही है। कोहिमा जिले के तुवोफोमा गांव में अरेबिका कॉफ़ी काफ़ी फेमस है, और न्यूलैंड जिले के घोटोवी गांव की जो रोबस्टा कॉफ़ी काफ़ी फेमस है। तो इसकी वैल्यू चेन को कैसे बढ़ा सकते हैं, यहाँ के कॉफ़ी उत्पादन को कैसे बढ़ा सकते हैं, और कॉफ़ी उत्पादन करने वाले किसानों को कैसे ज़्यादा मूल्य मिल सकता है, इसी पर फोकस है। ये कह सकते हैं कॉफीज ऑफ नागालैंड मिशन के तहत। अरुणाचल कीवी मिशन में भी यही है, और सरकार के समग्र दृष्टिकोण से ये किस 4 रणनीतिक स्तंभों पर केंद्रित है, यानी कि कन्वर्जेंस, वैल्यू एडिशन, ब्रांडिंग और मार्केट इंटीग्रेशन। मार्केट इंटीग्रेशन, ब्रांडिंग, वैल्यू एडिशन और कन्वर्जेंस करेंगे तो अरुणाचल की कीवी इंटरनेशनल मार्केट्स तक जा सकती है, और कह सकते हैं ज़्यादा पैसा किसानों को मिलेगा, उनकी कह सकते हैं आय बढ़ेगी। तो अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे बड़ा कीवी उत्पादक राज्य है, जो देश के कुल उत्पादन में 50% से अधिक योगदान देता है। तो कीवी फल सबसे ज़्यादा कहाँ पे उगता है, अरुणाचल में। ये जानकारी अगर आपको नहीं थी तो आगे हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा। राज्य की योजनाओं कार्यक्रम में अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट कराकल ये राजस्थान के वन विभाग ने शुरू किया है। दुर्लभ जंगली बिल्ली जो है, जिसको सिया गोश या फिर कराकल कहा जाता है, उसके संरक्षण के लिए है, उसके आवास सुनिश्चित करने के लिए। तो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी हो सकता है। प्रोजेक्ट कराकल कहाँ लॉन्च किया गया, राजस्थान में। और आरपीएससी के लिए इसका पेपर इस साल होने की पूरी संभावना है। नोटिफिकेशन आ ही चुका है, तो राजस्थान पीसीएस वाले इसको देखिएगा। मेरी रसोई योजना ये पंजाब सरकार की है। पंजाब सरकार अपने राज्य में 40 लाख गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आइडेंटिफाई करेगी, और उनको पौष्टिक खाद्य सामग्री की किट दी जाएगी, यानी कि वल्नरेबल फैमिलीज को दिया जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री फूड की, न्यूट्रिशियस फूड की किट दी जाएगी। हर किट में 2 किलो मूंग, 2 किलो चना, 2 किलो चीनी और 1 किलो आयोडीज्ड सॉल्ट होगा, और जो है हल्दी पाउडर होगा, 1 लीटर मस्टर्ड ऑयल होगा, क्योंकि गरीब लोग कई बार ये सब नहीं खरीद सकते हैं, वो गेहूं चावल पर ही डिपेंडेंट है ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से। तो मेरी रसोई योजना ये कॉम्प्लीमेंट्री न्यूट्रिशियस फूड ही देना चाहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पंजाब की योजना ये सीएम इंस्पायर स्कीम, ये मेघालय की है। सीएम इंस्पायर स्कीम के तहत यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों को बढ़ावा इसमें दिया जाएगा। वही बात है कि प्रीलिम्स क्लियर करने वालों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए वित्तीय प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है। यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता ये मिलेगी। मुख्य रूप से वही बात है कि इसमें माइनॉरिटीज़ को कवर किया जाएगा, जनरल कैटेगरी के लोगों को लाभ नहीं मिलेगा इसमें। 100 दिवसीय आयुष्मान छात्र कवरेज मिशन, ये नागालैंड की तरफ से था मिशन, हालांकि जरूरी नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। मशरूम मिशन ये आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। इसका उद्देश्य था आंध्र प्रदेश को देश के शीर्ष मशरूम उत्पादक के रूप में स्टैब्लिश करना। आगे है ओटीडी सीएम फेलोशिप, $1 ट्रिलियन चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू किया है। इसका जो टारगेट है वो हमसे पूछेंगे एग्जाम में, यूपी के एग्जाम्स में, कि इसका इस ओटीडी प्रोग्राम का टारगेट क्या है। $1 ट्रिलियन फेलोशिप प्रोग्राम का टारगेट है गवर्नेंस को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्ट्रेंथन करना, और जो उत्तर प्रदेश का $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का जो टारगेट है, जो पूरा नहीं हो पा रहा है इतने दिनों से, अब 2027 तक शिफ्ट कर दिया। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का टारगेट उत्तर प्रदेश ने, तो उसको हासिल करने का उद्देश्य है। ओटीडी सेल यहाँ पर बनाए जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट ओटीडी सेल यहाँ पे बनाए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में,
ठीक है, हर जिले में, और वो $1 ट्रिलियन का टारगेट कैसे पूरा कर सकते हैं उस बारे में विमर्श करेगी ये OTD सेल। ठीक है, एक OTD फेलो यानी डेटा विश्लेषक को OTD CM फेलो के रूप में जो है आबद्ध किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अन्नपूर्णा भंडार योजना। ये सिमिलर स्कीम है, जैसे आपने सुना ही होगा कि ममता बनर्जी जो है 1500 रुपए ये लक्ष्मी भंडार योजना के तहत देती थी। बीजेपी की सरकार आ गई तो उन्होंने स्कीम का नाम एक तो चेंज किया, 1500 रुपए और बढ़ा दिए हैं। 1500 प्लस 1500 अब 3000 रुपए बंगाल की विमेन को मिलेगा अन्नपूर्णा भंडार स्कीम के तहत। हालांकि फ्रीबीज से देश को लगातार नुकसान हो रहा है, लेकिन नेता हैं कि मानते नहीं। तो लक्ष्मी भंडार योजना के तहत 1500 रुपए ममता बनर्जी की TMC गवर्नमेंट दे रही थी, अब 3000 रुपए बीजेपी की सरकार देगी अन्नपूर्णा भंडार स्कीम के तहत। अन्नपूर्णा भंडार स्कीम के तहत आ जाएंगे हम लोग स्पोर्ट्स न्यूज़ पर, स्पोर्ट्स करंट अफेयर पर। तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, एक नई लीग शुरू होने जा रही है, यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग। इसके मैचेस जो है अगस्त सितंबर में होंगे 2026 में। इसमें टीम राहुल द्रविड़ ने खरीदी है, भारत के पूर्व कप्तान, क्रिकेटर और कोच रह चुके राहुल द्रविड़ ने टीम खरीद ली है। डब्लिन फ्रेंचाइजी, उनकी टीम का नाम है डब्लिन गार्डियंस। तो एग्जाम में आ सकता है डब्लिन गार्डियंस को किसने खरीदा है? राहुल द्रविड़ ने। इसके कप्तान कौन होंगे? R अश्विन, रविचंद्रन अश्विन। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड सूचना के अधिकार के अंतर्गत नहीं आती है, ये क्लैरिफाई किया गया था। 2018 के डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया है, CIC के डिसीजन को। इसमें कहा गया है कि BCCI जो कि तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा या किसी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से अस्तित्व में नहीं आया है। इस वजह से 2H का जो क्राइटेरिया है, RTI एक्ट 2005 के सेक्शन 2H क्लॉज का जो क्राइटेरिया है उसको पूरा नहीं करता है। इस वजह से इंफॉर्मेशन देने के लिए बाध्य नहीं है BCCI RTI के तहत। थॉमस कप बैडमिंटन, BWF जो हुआ था, BWF थॉमस कप, इसमें स्वर्ण पदक की चाइना ने जीता था, रजत पदक फ्रांस ने, और कांस्य पदक यहाँ पर भारत और डेनमार्क संयुक्त रूप से मिला था, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रॉन्ज मिला था भारत और डेनमार्क को संयुक्त रूप से। इंडिया और डेनमार्क ने संयुक्त रूप से जीता था, ध्यान रखिएगा। आगे है फुटबॉल में, तो AFC अंडर-20 वुमेन्स एशिया कप जो होगा, अब मतलब ये हुआ था थाईलैंड में। इसमें विनर जापान रहा था, रनर अप नॉर्थ कोरिया। पहला फीफा आसियान कप जो होगा, और इसमें जो है इंडिया भी पार्टिसिपेट करेगा। तो फीफा के टूर्नामेंट में इंडिया का पार्टिसिपेट करना ही अपने आप में बड़ी बात है। इंडिया ने ऑफिशियल पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट साइन कर लिया है। फीफा का जो फीफा आसियान कप पहला होगा, सितंबर से अक्टूबर तक चलेगा। 14 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी, उसमें इंडियन की फुटबॉल टीम भी पार्टिसिपेट करेगी। इंडियन सुपर लीग जो होती है, इंडियन सुपर लीग फुटबॉल चैंपियनशिप, इसमें ईस्ट बंगाल जो FC है उसने जीता है, और इंटर काशी FC रनर अप रहा था। गोल्डन बूट मिला था यूसुफ इज़िज़ारी को, जो कि ईस्ट बंगाल FC से है। मिसलेनियस में बात कर लेते हैं, ह्यूमनॉइड रोबोट ने हाफ मैराथन में मानव विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऑब्वियसली बात है, रोबोट तो जीतेगा ही। इस रोबोट का नाम लाइटनिंग है, जो कि शिनजन ऑनर स्मार्ट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, जो चाइना कंपनी उन्होंने बनाया है। इसने रिकॉर्ड तोड़ा था यहाँ पे, सब हाफ मैराथन का रिकॉर्ड यहाँ पे तोड़ा है, बीजिंग टाउन में जो हाफ मैराथन हुआ था। तो एक ह्यूमन के द्वारा जो सबसे लंबा रिकॉर्ड है उसको तोड़ दिया है इस ह्यूमनॉइड रोबोट ने, ये ध्यान रख सकते हैं। आगे है 6वां एशियन बीच गेम्स। 6वां एशियन बीच गेम्स जो हुआ था, ये चाइना में हुआ था। इंडिया 6 नंबर पर रहा था मेडल टैली में। इंडिया ने कुल मिलाकर 6 मेडल जीते थे, 3 गोल्ड थे इसमें, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज एशियन बीच गेम्स में। आगे विश्व स्नूकर चैंपियनशिप। बीच गेम्स में स्वर्ण पदक किसने जीते वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये ध्यान रख सकते हैं आप, पुष्पा यादव, प्रिया मलिक, इन्होंने बीच रेसलिंग में स्वर्ण पदक जीते। आगे बढ़ते हैं, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप हुई थी, इसमें विजेता वू यीजे रहे थे। 22 साल 202 दिवस में सबसे कम उम्र, दूसरे सबसे कम उम्र के चैंपियन ये बने हैं, वू यूजे, और उप विजेता यहाँ पर शॉन मर्फी रहे थे। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने बेलारूसियन एथलीट्स पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। आपको पता है कि लास्ट टाइम जब ओलंपिक हुआ था तो रशिया और बेलारूस के एथलीट्स को न्यूट्रल खेलने के लिए कहा गया था। वो अपने रशिया या फिर बेलारूस के झंडे के नीचे नहीं खेल सकते थे, मतलब नेशनैलिटी के तहत नहीं खेल सकते थे। उनको जो मेडल मिलेगा उनके इंडिविजुअल मेडल रहने वाले थे। तो सैंक्शन रशियन एथलीट्स के लिए अभी भी है, और रशिया के झंडे के तहत नहीं खेलेंगे, लेकिन बेलारूस के एथलीट्स अब अपने झंडे के नीचे खेल सकते हैं। लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 जो होगा उसमें बेलारूस के एथलीट जो है नेशनल फ्लैग के नीचे खेल सकते हैं। आगे समिट सेक्शन पर आ जाते हैं। DRDO का मेगा एग्जीबिशन मोतिहारी बिहार में हुआ था। इसकी थीम थी अ कनक्लेव ऑफ पीस, ट्रुथ एंड साइंस।
कनक्लेव ऑफ पीस, ट्रुथ एंड साइंस। उत्तर क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन, नॉर्थ रीजन एग्रीकल्चरल कॉन्फ्रेंस, लखनऊ में हुआ था। कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसमें शामिल हुए थे, ये लखनऊ में हुआ था। नकली कीटनाशकों और उर्वरकों पर नियंत्रण, उर्वरकों की बाजारी पर रोक लगाने के लिए इस पर विमर्श हुआ था। संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक की बिश्केक में हुई थी, बिश्केक किर्गिस्तान में। और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने 2 सेट जो हमारे भीष्म आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब के हैं, ये किर्गिस्तान को गिफ्ट में दिए थे। अमेरिका और ईरान के मध्य शांति वार्ता हुई थी इस्लामाबाद, पाकिस्तान में, एक 3rd प्लेस पर हुई थी। तो यूएस ईरान के टॉक्स ये कहाँ पे हुए थे, ये हमारे एग्जाम के लिए सबसे जरूरी न्यूज रहेगी। आप इसमें स्टार मार्क करिए, जरूर पूछा जा सकता है कि जो वार्ता हुई थी ये किस तीसरे तटस्थ देश में हुई थी। यूएस ईरान की वार्ता हुई थी इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। वार्ता पाकिस्तान में की मध्यस्थता में की गई थी। और इसमें कौन कौन आए थे ये देख सकते हैं। जैसे जो है यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस शामिल हुए थे, यूएस डेलीगेशन को इन्होंने लीड किया था। कई सारे इशू पर टॉक्स हुई थी, लेकिन टॉक्स एंडेड विदाउट एग्रीमेंट, इसमें फाइनल एग्रीमेंट नहीं अचीव हो पाया था। आगे बढ़ते हैं। भारत और जापान के मध्य जो है प्रथम एआई रणनीतिक वार्ता हुई थी मुंबई, महाराष्ट्र में। भारत जापान के मध्य एआई पर प्रथम रणनीतिक वार्ता हुई थी मुंबई, महाराष्ट्र में। ये एक सेक्रेटरी लेवल मीट थी, इसमें कोई भी मंत्री नहीं शामिल हुए थे। जैसे इसमें कह दें कि हमारे जो है सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री शामिल हुए, तो नहीं, वो नहीं शामिल हुए। ये सेक्रेटरी लेवल टॉक्स थी। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन ये न्यू दिल्ली में हुआ था, ठीक है, न्यू दिल्ली में। नेत्र रोग विशेषज्ञों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। जीवाश्म ईंधन से दूर जाने के लिए समर्पित पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये सेंटा मार्टा, कोलंबिया में हुआ था। फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस डेडिकेटेड टू मूविंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, सेंटा मार्टा, कोलंबिया में हुआ था, कोलंबिया में। आगे बढ़ते हैं। परमाणु अप्रसार संधि के पक्षकारों का 11वां समीक्षा सम्मेलन, 11th रिव्यू ऑफ द पार्टीज टू द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी ट्रीटी 2026 का सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था। और तीसरी बार ऐसा हुआ था कि ये सम्मेलन किसी भी कंसेंसस पर नहीं पहुंचा। इंडिया एनपीटी का सदस्य नहीं है, ये कई बार यूपीएससी में पूछा जाता है, स्टेट पीसीएस में। क्या न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का भाग है भारत? नहीं, क्योंकि इसको डिस्क्रिमिनेटरी मानता है इसके नियमों को भारत। और जो है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी का भी भाग भारत नहीं है। ये 2 मेजर एग्रीमेंट्स का भाग भारत नहीं है। संयुक्त राष्ट्र वन मंच यानी कि 21st सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फॉरेस्ट फोरम, ये कहाँ पे हुआ था? न्यूयॉर्क में। और हम लोग कह सकते हैं इसमें वन कटाई पर इसमें ध्यान केंद्रित किया गया था कि लगातार फॉरेस्ट पॉवर्टी बढ़ती जा रही है और डिफॉरेस्टेशन पर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2026 यहाँ पर पब्लिश की गई थी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। यूनाइटेड नेशंस पब्लिश की थी ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2026। ये सेकंड असेसमेंट है, ये सेकंड एडिशन है इस रिपोर्ट का, ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है? सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट और डिफॉरेस्टेशन को रोकना 2030 तक। आगे है 79वीं वैश्विक स्वास्थ्य सभा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हुई थी। 79th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, WHO ने इसको कंडक्ट किया था जिनेवा में। और इसमें अपडेटेड ग्लोबल एक्शन प्लान 2026 से 36 के लिए अप्रूव किया गया था, वन हेल्थ अप्रोच के लिए। ह्यूमन, एनिमल, एनवायरमेंटल हेल्थ को साथ में लेकर के, जिसको वन हेल्थ कहा जाता है, इसको लेकर के जो अप्रोच है उसको अंगीकार किया गया था। 2026 से 36 तक का एजेंडा है वन हेल्थ का। ये 13 रिजोल्यूशन और 12 की डिसीजन यहाँ पे साझा किए गए थे। इंडियन डेलीगेशन को लीड किया था हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ टेक सिंपोजियम, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। नॉर्थ टेक सिंपोजियम को ऑर्गेनाइज किसने किया था? इंडियन आर्मी के नॉर्दर्न कमांड ने, सेंट्रल कमांड ने और सोसाइटी फॉर इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स ने। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में इसको आयोजित किया गया था। इसको इनॉग्रेट किया था हमारे रक्षा मंत्री जी ने। इसका थीम था रक्षा त्रिवेणी संगम, जहां प्रौद्योगिकी, उद्योग और सैनिक कौशल का समागम या संगम होता है। रक्षा त्रिवेणी संगम। फ्रूट होराइजन ये लखनऊ में मनाया गया था आईकार के द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा ये मनाया गया था लखनऊ में। फ्रूट होराइजन कृषि मंत्री इसमें शामिल हुए थे, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी इसमें सम्मिलित हुए थे। आगे है दुर्लभ बीमारियों पर राष्ट्रीय सम्मेलन, ये न्यू दिल्ली में हुआ था। दुर्लभ बीमारियों पर राष्ट्रीय सम्मेलन, इसमें प्रतिरोगी वित्तीय सहायता 20 लाख रुपए से बढ़ाकर के 50 लाख कर दिया। रेयर डिसीजेस क्या क्या है? रेयर डिसीजेस हैं जैसे थैलीसीमिया है, हीमोफीलिया है, फिनाइल कीटोन्यूरिया है,
ऐसी डिसीजेज जो लोगों के हाथ में नहीं, जो जेनेटिक डिसीजेज हैं, जो बहुत कम लोगों को प्रभावित करती हैं और जिसका इलाज काफ़ी महंगा है। ठीक है, रेयर डिसीजेज भी कह सकते हैं आप, ऑर्फन डिसीजेज भी कई बार कहा जाता है। आगे है किम्बरले प्रोसेस की अंतर्राष्ट्रीय बैठक की हुई थी मुंबई महाराष्ट्र में। किम्बरले प्रोसेस की ये जो बैठक हुई थी, इसमें इंडिया को चेयरमैनशिप मिल गई किम्बरले प्रोसेस की। ये बहुत ज़रूरी है। जब भी किसी संगठन या ट्रीटी की अध्यक्षता मिल जाती भारत को, तो किम्बरले प्रोसेस की अध्यक्षता मिल गई है 1 जनवरी 2026 से भारत को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा एग्जाम में, इसको स्टार मार्क करिए, काफ़ी ज़रूरी है। किम्बरले प्रोसेस की अध्यक्षता मिल गई भारत को 1 जनवरी 2026 से। किम्बरले प्रोसेस है क्या, सबसे पहले समझ लेना जरूरी है। तो किम्बरले प्रोसेस किससे संबंधित है? डायमंड ट्रेड से संबंधित है। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है कि ऐसे डायमंड के खरीद फरोख्त को रोकना जो कन्फ्लिक्ट अराउज करने में इस्तेमाल किए जाते हों, या फिर कन्फ्लिक्ट कराने के लिए, सरकारों को गिराने के लिए, है ना, लड़ाई दंगा कराने के लिए, लोगों को आपस में लड़वाने के लिए अगर कोई डायमंड का ट्रेड हो रहा है तो उसको रोकना उद्देश्य है ये। तो यही है किम्बरले प्रोसेस, जिसकी अध्यक्षता भारत को मिल गई है। 1 जनवरी 2003 से यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन से किम्बरले प्रोसेस अस्तित्व में आया है। इसमें करीब 60 सदस्य हैं और इंडिया फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। 2026 की अध्यक्षता मिल गई है भारत को। 2026 की अध्यक्षता मिल गई भारत को, और इंडिया की जो कह सकते हैं चेयरमैनशिप है, वो 3 C पर आधारित रहेगी: क्रेडिबिलिटी, कंप्लायंस एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो किम्बरले प्रोसेस के बारे में आप समझ गए, और इसका जो सेशन जो है इंटरसेशनल मीट, ये कहाँ पे हुई थी? मुंबई महाराष्ट्र में। डायमंड ट्रेड से संबंधित है किम्बरले प्रोसेस। सिकल सेल रोग के लिए भारत की पहले स्वदेशी जो है CRISPR बेस्ड जीन थेरेपी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं बिरसा 101 पर, ये कार्यशाला हुई थी। बिरसा 101 क्या है? इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस CRISPR, ये क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी है सिकल सेल डिसीज को क्योर करने के लिए। अब इसी पर वर्कशॉप हुई है। सिकल सेल डिसीज जो कि एक अगेन हीमोफीलिया थैलेसीमिया जैसा एक रोग है, जिसमें बेसिकली RBC का जो शेप है वो हंसिया जैसा हो जाता है, तो ऑक्सीजन कैरी करने में दिक्कत होती है और हमारा शरीर बीमार पड़ता है। तो सिकल सेल रोग ये भी एक जेनेटिक डिसीज है, ये भी एक जेनेटिक डिसीज है सिकल सेल डिसीज, और ट्राइबल एरियाज में काफ़ी सारे लोगों को प्रभावित करती है। भारत का उद्देश्य भी है सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट करना 2047 तक। तो उसके लिए भारत की पहली इंडिजिनस क्रिस्पर टेक्नोलॉजी बेस्ड जीन थेरेपी डिज़ाइन की गई है, जिसको बिरसा 101 नाम दिया गया है। बिरसा क्यों नाम दिया गया? बिरसा मुंडा के ऊपर नाम दिया गया है, जो कि आदिवासी हैं, और सिकल सेल डिसीज आदिवासियों को ज़्यादा प्रभावित करती है। 17 स्टेट्स की स्क्रीनिंग की जा रही है नेशनल मिशन फॉर एलिमिनेशन ऑफ सिकल सेल एनीमिया के तहत। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। इसको किसने डेवलप किया है? बिरसा 101 टेक्निक को, या फिर कह सकते हैं जीन थेरेपी को, CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी की तरफ से। आगे बढ़ते हैं। AI ट्रांसफॉर्मेशन कनक्लेव, ये लखनऊ में हुआ था। AI के कनक्लेव लखनऊ में क्यों हो रहे हैं? क्योंकि भारत की पहली AI सिटी के रूप में डेवलप करना है लखनऊ को। इंडिया फर्स्ट AI सिटी के रूप में इसको डेवलप करना है। इंडिया फर्स्ट AI सिटी के रूप में डेवलप करना है। AI सिटी के रूप में लखनऊ को डेवलप करना है। इसी वजह से AI की इंडस्ट्री भी यहाँ पे लगाई जा रही है, क्लस्टर भी बनाए जा रहे हैं, और ये जो है कनक्लेव भी हुआ था। इंडियन फार्माकोपिया 2026 पर वैश्विक सम्मेलन, यह हैदराबाद में हुआ था। ये ड्रग स्टैंडर्ड्स पर आधारित कॉन्फ्रेंस है, ये हैदराबाद में होता है। इंडियन फार्माकोपिया कॉन्फ्रेंस, ये जो है ये फार्मा पर आधारित कॉन्फ्रेंस है, ये तेलंगाना में हुआ था, हैदराबाद में। आगे बढ़ते हैं। भारत इनोवेट्स 2026 केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत इसको किया गया था, और फ्रांस के नीस में आयोजित किया जाएगा। वैसे भारत इनोवेट्स कार्यक्रम ये फ्रांस के नीस नामक जगह पर होगा। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष है ये 2026 का, आपको पता है, इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन। IIT बॉम्बे भारत इनोवेट्स 2026 के तहत भारत की पहली इंटीग्रेटेड CCUS फील्ड प्रयोगशाला सुविधा भी स्टैब्लिश कर रहा है। इसका उद्घाटन किया गया था हमारे करंट शिक्षा मंत्री के द्वारा, जो कि जल्द हट भी सकते हैं। ठीक है, इंडिया फर्स्ट फुली डेवलप्ड पायलट स्केल प्लेटफॉर्म दैट इंटीग्रेट्स कार्बन कैप्चर एंड इट्स यूटिलाइजेशन। तो भारत की पहली जो है कह सकते हैं CCUS फील्ड लेबोरेटरी, ये इसको भी इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पे? तो भारत की पहली कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन विद जियोलॉजिकल कार्बन डाइऑक्साइड सीक्वेस्ट्रेशन, ये फैसिलिटी कहाँ पे लगाई गई है? एग्जाम में आएगा, IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे में इस फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया गया है। IIT बॉम्बे कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन फैसिलिटी, ये कहाँ पे लगाई गई है?
आईआईटी बॉम्बे में, आईआईटी बॉम्बे में। ये बहुत ज़रूरी है, इसको भी स्टार मार्क करिए। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन रखा है आपके एग्जाम में, सभी स्टेट पीसीएस के लिए ज़रूरी है, आरएस के लिए, यूपीपीएससी के लिए, प्रीलिम्स अपर के लिए बहुत ज़रूरी है, बीपीएससी के लिए भी, कि भारत की पहली इंटीग्रेटेड कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन विद जियोलॉजिकल कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्ट्रेशन टेक्नोलॉजी की फैसिलिटी कहाँ पे लगाई गई है? आईआईटी बॉम्बे में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की यात्रा की थी बीजिंग में, और कई सारे सेंसिटिव इशू डिस्कस किए गए थे, जैसे ईरान वॉर, रेयर अर्थ मिनरल्स, ये सब डिस्कस किए गए थे, लेकिन कोई भी फाइनल एग्रीमेंट यहाँ पे नहीं हुआ था। मेला महोत्सव जो राज्य स्पेसिफिक होते हैं, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव, ये देहरादून में मनाया गया था, देहरादून में, ठीक है। किसके द्वारा? नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फेस्टिवल, ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, देहरादून ने मनाया था। आगे है बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, ये बोगोटा कोलंबिया में हुआ था, और इंडिया ने एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर पार्टिसिपेट किया था, ये जरूरी है। बोगोटा कोलंबिया में जो ये अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला लगा था, इसमें इंडिया को गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर आमंत्रित किया गया था, ठीक है। आगे है रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स, वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर ट्रेंड्स रिपोर्ट में आया है, शीर्ष सैन्य खर्च करने वाले राज्य में अमेरिका टॉप पर, चाइना सेकंड पर, रशिया थर्ड, जर्मनी फोर्थ पर, और इंडिया फिफ्थ पर है, इंडिया फिफ्थ पर है। आगे है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 157, और पिछले साल इंडिया की रैंक क्या थी? 151। तो इंडिया की रैंक यहाँ पर लगातार खराब हो रही है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF के द्वारा जारी की जाने वाला इंडेक्स है, 157वीं रैंक भारत को मिली है। तो इनके अनुसार इंडिया का प्रेस फ्रीडम पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी खराब है। आगे है पंचायत उन्नति सूचकांक, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0, इसको कह सकते हैं दूसरा एडिशन है। इसमें ग्राम पंचायतों को ऐसे रैंक नहीं किया जाता राज्यवार की, कौन सी ग्राम की पंचायतें अच्छी हैं, रैंकिंग मतलब राज्यों को नहीं मिलती है, इसमें पंचायतों को एज अ होल इंडिविजुअली रैंक किया जाता है स्टेट वाइज, समझे नहीं? इसको ऐसे समझिए कि 9 प्रमुख जो पॉइंट्स हैं उन पर मूल्यांकन किया जाता है देश भर की सारी पंचायतों को, और इसमें राज्यवार आंकड़े निकाले जाते हैं कि जो ये 5 परफॉर्मेंस कैटेगरीज हैं, तो कितनी कितनी ग्राम पंचायतें किस स्टेट्स की इन पर्टिकुलर परफॉर्मेंस कैटेगरीज में आती हैं। यानी कि पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स में अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर, एस्पिरेंट और बिगिनर कैटेगरी है। अब उत्तर प्रदेश की कितनी पंचायतें बिगिनर कैटेगरी में हैं, कितनी जो है अचीवर कैटेगरी में, इस तरीके से रैंकिंग होती है, राज्यों की रैंकिंग इसमें नहीं होती है। ये अच्छी बात है कि एक राज्य दूसरे राज्य को नीचा ना दिखाए, सब लोग अपने अपने में फोकस करें। अब इसमें ये है कि मतलब त्रिपुरा के पास सबसे ज़्यादा फ्रंट रनर पंचायतें हैं, इस तरीके से त्रिपुरा के पास सबसे ज़्यादा फ्रंट रनर पंचायतें हैं। उत्तर प्रदेश में 51 फ्रंट रनर पंचायतें हैं 57,668 ग्राम पंचायतों में से। राजस्थान के पास सिर्फ 8 ग्राम पंचायत ऐसी हैं फ्रंट रनर वाली, और बिहार के पास सिर्फ 2 है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। मेरे हिसाब से इसमें एग्जाम में पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स में कितनी कैटेगरी होती हैं और ये स्कोर पे आधार पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। ये अचीवर कैटेगरी में कितना स्कोर यहाँ पे पंचायत का होना चाहिए? 90 एंड अबव। फ्रंट रनर के लिए 75, टू लेस देन 90। परफॉर्मर के लिए 60 से 75 का स्कोर होना चाहिए। एस्पिरेंट ग्राम पंचायत के लिए 40 और 60 के बीच, और बिगिनर के लिए 40 से कम स्कोर जिसका हो, ठीक है। तो 9 थीमेटिक एरियाज पर ये फोकस्ड है। इसमें 150 इंडिकेटर्स, 230 डेटा पॉइंट्स का यूज़ किया गया है, और 9 थीमेटिक एरियाज पर फोकस किया गया है। कितने थीम्स पर आधारित है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स? 9 थीम्स पर। 9 थीम्स की कौन कौन सी हैं ये भी देख लेते हैं भाई। पॉवर्टी है, हेल्थ है, चाइल्ड वेलफेयर, वाटर, एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल जस्टिस, गुड गवर्नेंस और वुमेन्स एम्पावरमेंट, इस पर आधारित है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली पर रिपोर्ट ऑन स्कूल एजुकेशन सिस्टम नीति आयोग ने जारी की है, ठीक है। और इसमें 13 की रिकमेंडेशन और 33 सजेस्टेड इम्प्लीमेंटेशन पाथवे बताए गए हैं। इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म। इसमें स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी फोकस किया गया है। इसमें फोकस किया गया है कि डिजिटल लर्निंग सिस्टम स्कूल में है कि नहीं, कंप्यूटर है कि नहीं, इंटरनेट कनेक्टिविटी है कि नहीं, स्मार्ट क्लास है कि नहीं, बिजली आती है कि नहीं आती, इन सब चीज़ों पे भी फोकस किया है इस रिपोर्ट में। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट आ चुकी है, 13वां संस्करण है ये। और भारत विश्व में सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है हमेशा की तरह, ठीक है। सर्वाधिक रेमिटेंस मिला है भारत को। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या 304 मिलियन है। विश्व जनसंख्या में प्रवासियों का अनुपात 3.7% है। अंतर्राष्ट्रीय महिला प्रवासियों का अनुमानित अनुपात है 48.0%। सर्वाधिक प्रवासी अनुपात वाला क्षेत्र है ओशनिया,
सर्वाधिक प्रवासी अनुपात वाला देश है कतर, और सर्वाधिक श्रमिकों की संख्या, प्रवासी श्रमिकों की संख्या 167.7 मिलियन। वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय रेमिटेंस ये इतना मिला है, शरणार्थियों की संख्या इतनी है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। सर्वाधिक प्रवासी वाला देश कौन सा है, मतलब किस देश में जितने नागरिक हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रवासी कहाँ पे पाए हैं, कतर में, मतलब कतर में माइग्रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। आगे है ऐप्स एंड पोर्टल्स, तो माई LIC और सुपर सेल साथी ऐप, ये LIC का है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो आप नाम से समझ जाएंगे। स्माइल बेगरी सर्वे ऐप जो है ये किसने जारी किया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। स्माइल स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्माइल बेगरी सर्वे मोबाइल ऐप, तो भिखारियों का सर्वे यहाँ पे किया जाएगा और उनको यहाँ पे रिहेबिलिटेशन और सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। 12 फ़रवरी 2022 को स्कीम आई थी। इसका उद्देश्य यही है कि जो बहुत ही मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जैसे भिखारी, भीख मांगने वाले व्यक्ति, ठीक है, तो उनका सर्वे करके ट्रांसजेंडर पर्सन्स जो हैं, जो भी एक तरीके से भीख मांगने का ट्रेडिशनली काम करते हैं, तो उनका रिहेबिलिटेशन करना और स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन को देखने के लिए स्माइल बेगरी ऐप लाया गया है। जीवन, ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से ये आया, जीवन ऐप और शतायु ऐप। तो जीवन का मतलब है जॉइंट एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंस नेटवर्क, सेफ्टी, वेलबींग, एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज, किसके लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए है। शतायु का मतलब है ये एक जीरियाट्रिक केयर गिवर डैशबोर्ड होगा, तो मतलब जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको जीरियाट्रिक केयर मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इसको इंश्योर करने के लिए दो ये एप्लीकेशन लाए गए हैं, शतायु और जीवन। पोर्टल है जनानी पोर्टल, ये चर्चा में था, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से आया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संरचना के अनुरूप इसको विकसित किया गया है। जनानी का मतलब यहाँ पर जाहिर सी बात, लैक्टेटिंग मदर, प्रेग्नेंट मदर, इनके बारे में बात की जा रही है। तो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज को डिजिटाइज करना इसका उद्देश्य है जनानी प्लेटफॉर्म का, जनानी पोर्टल का। आगे है सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर पोर्टल, CPO पोर्टल, ये निधि छिब्बर जो CEO है नीति आयोग की, उन्होंने जारी किया है। तो ये रियल टाइम गवर्नेंस से संबंधित है ये, ठीक है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन संबंधित है। स्वस्थ भारत पोर्टल भी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कंप्लाइंट है और इसमें आभा को इंटीग्रेट किया गया है, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट को, ठीक है। स्वस्थ भारत पोर्टल, PM अजय और अजय मोबाइल ऐप, तो PM अजय ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से है। अनुसूचित जाति बहुल गांवों और 4 बिलियन से अधिक लाभार्थियों में प्रगति को ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब SC/STs को जो भी स्कीम्स का लाभ मिल रहा है उसको ट्रैक करने के लिए है ये PM अजय पोर्टल, ठीक है। आगे जो कुछ सिस्टम्स लॉन्च किए गए हैं, जैसे डिजिटल मार्केट प्लेस स्वदेशी, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म डिजी हार्ट ने इसको लॉन्च किया, मेड इन भारत उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए। डिजिटल मार्केट प्लेस स्वदेशी, AI आधारित सत्यापन प्रणाली अभय लॉन्च किया CBI ने। जैसे आपको कोई कॉल करता है कि मैं CBI से बोल रहा हूँ, तो आप वेरीफाई कर सकते हो बाकायदा कि वाकई कोई व्यक्ति CBI से बोल रहा है या फिर कोई डिजिटल फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, डिजिटल अरेस्ट तो नहीं कर रहा है। तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अभय आया है कि आप CBI से डायरेक्टली कंफर्म कर सकते हैं इस जो कह सकते हैं वेरिफिकेशन सिस्टम के माध्यम से कि कोई नोटिस जो CBI की आपको दी जा रही है वो असली है कि नकली है, या असली CBI वाले हैं कि नकली CBI वाले हैं, स्पेशल 26 वाले। तो ये अभय प्लेटफॉर्म जो है ये किसका है, CBI का है। तो इस तरीके से सेक्शनल न्यूज़ खत्म होती है। अब हम आ जाते हैं MCQ सेक्शन पर। पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अप्रैल 2026 में नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय क्षय रोग और श्वसन रोग संस्थान दिल्ली जो है इसको टैग मिला। ये फर्स्ट गवर्नमेंट हेल्थ इंस्टीट्यूशन है इंडिया का जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है जीरो वेस्ट टू लैंडफिल कैंपस के रूप में, जीरो वेस्ट टू लैंडफिल कैंपस के रूप में रिकॉग्नाइज होने वाला पहला जो है कह सकते हैं हेल्थ इंस्टीट्यूशन भारत का बना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिसीजेस, न्यू दिल्ली, ये सही कथन है। अगला है कि पे पॉइंट इंडिया नेटवर्क भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित जो केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली है इसमें सदस्यता प्राप्त करने वाला दूसरा निजी क्षेत्र का फिनटेक कंपनी बना है। तो दूसरा नहीं बना, ये बना है फर्स्ट फिनटेक कंपनी जिसको मेंबरशिप मिली सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम जो RBI ऑपरेट करता है, जिसमें बैंकिंग इंटरमीडियरीज की भूमिका खत्म हो जाती है पेमेंट सिस्टम में, तो पेमेंट काफी फास्ट तरीके से ये पे पॉइंट इंडिया नेटवर्क कर सकेगा। तो ये फर्स्ट है, फर्स्ट प्राइवेट फिनटेक, तो ये फैक्चुअली रॉन्ग हो गया। थर्ड है कि व्हाइट हाउस ने वाशिंगटन DC में 250 फीट ऊंचे सुनहरे विजय मेहराब की योजना यानी कि जो 250 फीट का गोल्डन ट्रम्फल आर्च जो है बनाने का निर्णय लिया है। इसको आर्क डी ट्रम्प कहा जाएगा, ठीक है, ये सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएंगे 1 and 3 ओनली। सी यहाँ पे सही है, सी सही कथन है।
पे पॉइंट इंडिया नेटवर्क भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली में सदस्यता प्राप्त करने वाला पहला निजी क्षेत्र का फिनटेक कंपनी बना है। और पे पॉइंट इंडिया नेटवर्क इस उपलब्धि हासिल करने के साथ क्या होगा कि अब जो इंटरमीडिएट बैंक्स हैं उनके बिना आरटीजीएस और नेफ्ट सर्विसेज का उपयोग कर सकेगा, जिससे ट्रांजैक्शन एकदम स्पीडी तरीके से हो सकते हैं। तो 250 फुट ऊंचा ये आर्च ये बनने वाला है, इसको आर्क डी ट्रम्फ बोल रहे हैं। आर्क डी ट्रम्फ करके एक पेरिस में आर्च है, उसी की नकल करके इसको बनाया गया अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ पर। ठीक है, 80 फीट ऊंचा होगा। ये पेरिस के स्ट्रक्चर से प्रेरणा लेकर के अमेरिका में बनाया जाएगा। 2 गोल्डन ईगल भी इसमें लगाए जाएंगे इस आर्क में। 11 अप्रैल 2026 को महात्मा ज्योतिराव फुले या ज्योतिबा फुले की कौन सी यहाँ पर जयंती बनाई गई थी? तो उनकी 200वीं जयंती सेलिब्रेट की गई थी। सी यहाँ पे सही है, 200वीं जयंती यहाँ पर मनाई गई थी। एक 2 वर्षीय सेलिब्रेशन कार्यक्रम भी सरकार ने यहाँ पे शुरू किया है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने फुले अक्रॉस इंडिया नामक एक अंतरराज्यीय सांस्कृतिक विविधता कार्यक्रम के अंतर्गत इसको आयोजित किया था। बीपीएससी एईडीयू के एक पेपर में सवाल आया था, हालांकि पेपर कैंसिल हो गया है विभिन्न कारणों की वजह से, लेकिन ये सवाल काफी रिलेवेंट लगा मुझे, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका मुख्य उद्देश्य सत्य शोधक समाज का इसमें पूछा है। सत्य शोधक समाज एक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो ज्योतिराव फुले ने स्टैब्लिश किया था। कब स्टैब्लिश किया था ये पूछ सकते हैं। तो स्टैब्लिशमेंट की डेट है 1873 सितंबर में। 1873 सितंबर में इसको जो है खोला गया था पुणे में, सत्य शोधक समाज। इसकी आइडियोलॉजी से एसोसिएटेड सवाल पूछा था बीपीएससी ने इसमें कि ब्राह्मणवादी प्रभुत्व को चुनौती देना और निचली जातियों के लिए समानता को बढ़ाना इसका उद्देश्य था। यस, बिल्कुल सही। महिलाएं और निचली जातियों, जो शूद्र और अति शूद्र कहे जाते थे, उनकी सार्वभौमिक शिक्षा की दिशा में काम करना उद्देश्य था। यस। समाज में अस्पृश्यता के विचार को एक आवश्यक सामाजिक प्रथा के रूप में बढ़ावा दिया। ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। अस्पृश्यता को बहुत ही अनावश्यक प्रथा इन लोगों ने माना था। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 यहाँ पे ए वाला सही हो जाएगा। काफी एक रेलिवेंट क्वेश्चन है सत्य शोधक समाज के बारे में, और किसी भी समाज के बारे में या फिर आर्य समाज के बारे में, ब्रह्म समाज के बारे में आइडियोलॉजी बेस्ड सवाल आप लोग तैयार करते रहिए। 22 अप्रैल 2026 को एवररेडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड ने किस शहर में देश की पहली परिचालनशील एल्कलाइन बैटरी इकाई की शुरुआत की थी? इंडिया फर्स्ट ऑपरेशनल एल्कलाइन बैटरी यूनिट ये लगाई गई है जम्मू में। जम्मू में एवररेडी के द्वारा। डी यहाँ पे सही है, जम्मू में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनकरेक्ट है, अब आपको बताना है। यूनियन मिनिस्टर जीतन राम मांझी, बिहार के प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने इनॉग्रेट किया था स्टेट ऑफ आर्ट एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर सिकंदरपुर बिहटा में, पटना में। एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर सिकंदरपुर बिहटा में, सही है। आगे है भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ने अमेरिका की एक स्वास्थ्य सेवा कंपनी ऑर्गेनॉन और एंड कंपनी का अधिग्रहण किया है। तो ये काफी गौरव की बात है कि भारतीय फार्मास्यूटिकल ने एक्वायर किया है, ये भी सही है। फिर अगला है कि आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में मतलब ये फ्लैग ऑफ किया था पेलोड फेयरिंग ऑफ स्काई रूट एरोस्पेस विक्रम 1 रॉकेट की हैदराबाद में। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तेलंगाना के सीएम है रेवंत रेड्डी, आंध्र प्रदेश सीएम यहाँ पर लिख रखा है, यहाँ पर तेलंगाना होना चाहिए। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर होना चाहिए तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने इसको फ्लैग ऑफ किया था, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी वाला, ओनली 3 या केवल 3। ठीक है, तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने स्काई रूट एरोस्पेस के विक्रम 1 फ्लाइट व्हीकल को जो है फ्लैग ऑफ किया है। अभी रॉकेट को फ्लैग ऑफ नहीं किया गया है। ये इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट ऑर्बिटल रॉकेट है, इसको जो है जल्दी लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, जून में लॉन्च किया जाएगा विक्रम स्पेस सेंटर से, जून 2026 में। अभी इसका जो लॉन्च व्हीकल है इसको फ्लैग ऑफ किया है यहाँ पर तेलंगाना सीएम ने। 22 अप्रैल 2026 को फीफा द्वारा फीफा महिला विकास कार्यक्रम वाणिज्यिक रणनीति के तहत कितने देशों को शामिल किया गया है? 12 देशों को इसमें शामिल किया गया है और इंडिया भी इसमें शामिल है फीफा वुमेन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम में। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 24 अप्रैल 2026 को निम्नलिखित में से किसने मिशन मौसम के तहत महाबलेश्वर स्थित हाई ऑल्टीट्यूड जो क्लाउड फिजिक्स लेबोरेटरी है इसमें एक अत्याधुनिक एक्स बैंड डुअल पोलराइजेशन डॉपलर मौसम रडार का उद्घाटन किया था? इसका उद्घाटन किया था डॉक्टर एम रविचंद्रन ने। बी यहाँ पे सही है। वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है, 1400 मीटर अबव सी लेवल। वेस्टर्न घाट्स में ये वेदर वॉचिंग आई ये बनेगा स्काई में। ये ऑपरेट करता है 9.45 गीगाहर्ट्ज पर और सॉलिड स्टेट पावर एम्पलीफायर टेक्नोलॉजी का यूज इसमें किया गया है। हाई ऑल्टीट्यूड क्लाउड फिजिक्स लेबोरेटरी है कहाँ पर? महाबलेश्वर में, वेस्टर्न घाट्स में। ये भी ध्यान रखिएगा आगे के लिए। बी सही है इसमें। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में 594 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। ऑब्वियसली नहीं, इसका फाउंडेशन स्टोन भी मोदी जी ने रखा था और ये एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार हुआ है, तो इसका भी कह सकते हैं
इनॉग्रेशन मोदी जी ने किया है, तो पहला रॉन्ग हो गया, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी की जगह होगा पीएम मोदी, पीएम जी ने किया था। स्काई होप एविएशन को एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट मिल गया डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से, लक्षद्वीप से ये शुरू करेंगे, ये सही है। आगे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में जो इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी है, इसने अप्रूव कर दिया स्टेट ऑफ आर्ट एयरक्राफ्ट रिपेयर सेंटर का वाडीनार गुजरात में, एक एयरक्राफ्ट रिपेयर सेंटर खुलेगा वाडीनार गुजरात में, ये सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, करेक्ट है 2 और 3 ओनली, 2 और 3 ओनली, बी यहाँ पे सही है, केवल 2 और 3। हमने अप्रैल में भी बात की थी इसमें, 594 किलोमीटर ये एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड गंगा एक्सप्रेसवे, इसका इनॉग्रेशन पीएम मोदी जी ने किया है, और ये 12 डिस्ट्रिक्ट से उत्तर प्रदेश में होकर के गुजरेगा, 12 डिस्ट्रिक्ट से उत्तर प्रदेश में होकर के गुजरेगा, ये ध्यान रखिएगा, 12 डिस्ट्रिक्ट्स। लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है उत्तर प्रदेश का, 594 किलोमीटर लंबा है, और ये जो है ईस्ट और वेस्ट उत्तर प्रदेश को कनेक्ट करने वाला है, क्योंकि ये मेरठ से शुरू होकर के फाइनली पहुंचता है प्रयाग तक, तो ईस्ट और वेस्ट यूपी कनेक्ट करने वाला ये एक्सप्रेसवे है। 28 अप्रैल को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य के किस शहर के तारलुवाड़ा में गूगल डेटा सेंटर की आधारशिला रखी। गूगल डेटा सेंटर का फाउंडेशन रखा गया है विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, ए यहाँ पे सही है, ए। 27 अप्रैल 2026 को जॉर्डन भारत के नेतृत्व में कितनी वैश्विक पहलों में शामिल हुआ था। तो जॉर्डन ने 3 इंडिया लेड इनिशिएटिव ज्वाइन किए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईएसए को ज्वाइन किया, कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सीडीआरआई को ज्वाइन किया, और ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस को ज्वाइन किया। तो 3 इंडिया लेड इनिशिएटिव्स को जॉर्डन ने ज्वाइन किया है, सी यहाँ पे सही है, सी। जॉर्डन को हम मिडिल ईस्ट में यहाँ पे पाएंगे, यहाँ पर यह है जॉर्डन, स्पॉट कर पा रहे होंगे, और ये है इसकी कैपिटल अम्मान, अम्मान, जॉर्डन कैपिटल है अम्मान, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना जो लद्दाख के हैं, उन्होंने कितने नए डिस्ट्रिक्ट के फॉर्मेशन को मंजूर कर दिया है। तो लद्दाख में अब नए डिस्ट्रिक्ट हो गए 5, ठीक है। नए जो जिले बने लद्दाख में वो है नुब्रा, शाम, चांगथांग, जस्कर और द्रास। लद्दाख में कुल मिलाकर अब 7 डिस्ट्रिक्ट, 7 जिले हो गए हैं। अगला प्रश्न इसमें बताना है कौन सा सही है। रेल मंत्रालय ने गजट नोटिफिकेशन जारी करके भारत के 19th रेलवे जोन दक्षिण तटीय रेलवे जोन को अधिसूचित कर दिया है। ये रॉन्ग है फैक्चुअली, क्योंकि ये 19th नहीं 18th रेलवे जोन है, 18th रेलवे जोन है, साउथ कोस्ट रेलवे, ना कि 19th, तो ये रॉन्ग हो गया। आगे है यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया प्रपोजल कि नेशनल सॉन्ग जो वंदे मातरम है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो लिखा था 1875 में, इसको नेशनल एंथम के इक्वल स्टेटस मिलेगा, ये सही। स्काईरूट एरोस्पेस ये इंडिया फर्स्ट स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी बना है, स्पेस टेक सेक्टर में पहला यूनिकॉर्न ये बना है, ये सही। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 2 और 3 यहाँ पे सही है, बी यहाँ पे सही है, बी। 18th रेलवे जोन साउथ कोस्ट सेंट्रल रेलवे ये जो है बना है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, जरूरी है विशाखापट्टनम में होगा। 1 जून 2026 से ये घोषणा की गई थी। रेलवे एक्ट 1989 की धारा 3 उपधारा 4 के तहत ये सरकार ने, केंद्र सरकार ने इस जोन को सृजित किया है। तो वंदे मातरम को भी अब नेशनल सॉन्ग जो है वंदे मातरम, उसको भी नेशनल एंथम जैसा स्टेटस प्राप्त होगा। तो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स ऑफ नेशनल ऑनर्स एक्ट के तहत ये दायरे में लाया गया नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को, जो अभी तक नहीं था। तो सेम लीगल फ्रेमवर्क वर्क करेगा जो नेशनल एंथम के लिए करता है, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम के लिए भी वही लीगल फ्रेमवर्क वर्क करेगा, यानी कि कोई डिसरिस्पेक्ट, कोई ऑब्स्ट्रक्शन जो सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम के दौरान जैसे होता है, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम गाते समय भी वो कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा अगर कोई भी वंदे मातरम के गायन के दौरान कोई प्रकार का अनादर करता है गीत का, या फिर बाधा डालता है, वे संज्ञेय अपराध होगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन से ओपेक कंट्रीज ने अनाउंस किया था अपना विड्रॉवल ओपेक से। तो यूएई बेसिकली ओपेक और ओपेक प्लस के संगठन से बाहर आ चुका है। 27 अप्रैल 2026 को ओपेक से जो है बाहर आने की घोषणा की थी, जो 1 मई 2026 से लागू हुई। ओपेक के बारे में बैकग्राउंड थोड़ा सा पता होना चाहिए। बगदाद कॉन्फ्रेंस 1960 में अस्तित्व में आया है, एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ज्यादातर ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस इसमें शामिल है मिडिल ईस्ट के। इसका सेक्रेटरीट कहाँ पर है, वियना ऑस्ट्रिया में। 1 जुलाई 2026 से निम्नलिखित में से किस देश ने उच्च प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर एक नया हरित कर लगाने की घोषणा की है। तो ग्रीन टैक्स इम्पोज करेगा नाइजीरिया, नाइजीरिया ग्रीन टैक्स लगाएगा अपने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसमें लिखा है कि यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया था इंडिया पोस्ट का 100th एनजेन पोस्ट ऑफिस नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी NEHU शिलोंग में। NEHU शिलोंग में ये इंडिया पोस्ट का 100th एनजेन पोस्ट ऑफिस स्टैब्लिश तो हुआ है, लेकिन इसको इनॉग्रेट ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया, जब मिनिस्ट्री ऑफ कह सकते हैं
कमीशन को देख रहे हैं, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को, तो इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया था इंडिया 100th इंडिया पोस्ट एंड जेन पोस्ट ऑफिस नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग में, मेघालय में। एनजेन पोस्ट ऑफिस जो होता है बेसिकली यूथ सेंट्रिक पोस्टल सेंटर होता है, जो स्टूडेंट्स को, फैकल्टी मेंबर्स को और यूनिवर्सिटी कैंपस के लोगों को स्पेसिफिकली उनकी नीड्स को ध्यान में रखकर सर्व करता है। तो एक यूनिवर्सिटी के भीतर ये पोस्ट ऑफिस खोलते हैं। ये सवा ऐसा एनजेन पोस्ट ऑफिस ही खोला गया है शिलोंग में। बिहार कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है $500 मिलियन का लोन जो है वर्ल्ड बैंक से मिला है। ये पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और पूर्णिया को मिलेगा टू इम्प्लीमेंट इंटीग्रेटेड अर्बन डेवलपमेंट। ये सही है, ये वाला रॉन्ग है। तुम्हारा उत्तर क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा ओनली वन। 1 मई 2026 को किस राज्य के 7 वर्षीय बालक ईशांक सिंह ने पाक स्ट्रेट को पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बनने का रिकॉर्ड दर्ज किया है? तो पाक स्ट्रेट पार करने वाले सबसे यंगेस्ट स्विमर बन गए, झारखंड से हैं ईशांक सिंह, झारखंड से हैं, बी यहाँ पे सही है। तो श्रीलंका के तलाई मन्नार से धनुषकोडी तक की यात्रा तमिलनाडु में इन्होंने पूरी की है। 29 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, तैर करके 9 घंटे 50 मिनट में पूरा किया है और अपनी उम्र के हिसाब से सबसे कम समय लिया इन्होंने, ईशांक सिंह ने, बी यहाँ पे सही है। आगे क्वेश्चन है कि ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन ने जो है निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन ने सिलेक्ट यूएसए इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान कैलिफोर्निया के मेनलो पार्क में अपने पहले अमेरिकी केंद्र की स्थापना की घोषणा की थी? तो कौन सा आईआईटी बेसिकली ये यूएस सेंटर अपना मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में स्टैब्लिश करने वाला है? आईआईटी मद्रास करेगा, सी यहाँ पे सही है, आईआईटी मद्रास। अगला प्रश्न है कि डीआरडीओ ने जो है किस राज्य के बुराड़ी मैदान में रासायनिक, जैविक अभिकरण और परमाणु क्षेत्र प्रशिक्षण और प्रदर्शन केंद्र का उद्घाटन किया है? केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर फील्ड ट्रेनिंग एंड डिमॉन्स्ट्रेशन सेंटर का उद्घाटन बुराड़ी ग्राउंड में किया है। कहाँ पे? ऑब्वियस सी बात है, बुराड़ी कहाँ पे? दिल्ली में, ए सही है, दिल्ली यहाँ पे सही है। इसको इनॉग्रेट किया था डीआरडीओ चीफ जो चेयरपर्सन है, सेक्रेटरी भी हैं, समीर वी कामत ने, समीर वी कामत। तो सेंटर कैसे हेल्प करेगा? इसका उद्देश्य यह है कि हम अपनी प्रिपेयर्डनेस यानी तत्परता, तैयारी सही करें। रेडिएशन और न्यूक्लियर इमरजेंसी के मामले में हमारी क्या तत्परता है, उसको टेस्ट करने के लिए बुराड़ी में ये केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर फील्ड ट्रेनिंग और डिमॉन्स्ट्रेशन सेंटर खोला गया है। 6 मई 2026 को निम्नलिखित में से किसने चेन्नई में शहरी परीक्षण केंद्र और एरोसोल वेधशाला का उद्घाटन किया था? इसका उद्घाटन किया था डॉक्टर एम रविचंद्रन ने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे ने हालांकि इसको स्टैब्लिश किया है चेन्नई में, ठीक है, चेन्नई में। एटमॉस्फेरिक डेटा को ट्रैक करने के लिए, वेदर पैटर्न समझने के लिए, विंड फ्लो समझने के लिए, टेम्परेचर चेंज समझने के लिए ये खोला गया है अर्बन एक्सपेरिमेंट स्टेशन एंड एरोसोल ऑब्जर्वेटरी, चेन्नई, तमिलनाडु में। आगे है 10 मई को 2026 को प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के किस शहर में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया? ये वारंगल में किया था पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन 10 मई को, ए यहाँ पे सही है। पीएम मित्र पार्क, ये पीएम मित्र पार्क स्कीम के तहत है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के तहत ये 5F का विजन इसमें लेकर चला जा रहा है, यानी फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भी एक पीएम मित्र पार्क बनने वाला है, लखनऊ हरदोई रोड पर ही बनने वाला है उत्तर प्रदेश में पीएम मित्र पार्क। आगे बढ़ते हैं, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इसमें बताना है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में क्लैरिफाई किया कि कंज्यूमर को फोर्स नहीं किया जा सकता उन सर्विसेज को पे करने के लिए जो उन्हें ना मिल रही हो, तो ये सही है। आगे सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर के न्यायाधीशों और वकीलों के बीच विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए सभी हाई कोर्ट्स को शिकायत निवारण समितियां स्थापित करने का निर्देश दिया है, ये सही। आगे सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर के उच्च न्यायालयों में लंबित जमानत आवेदनों को शीघ्र निपटाने के कई सुझाव दिए हैं और संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा है कि कई बार जो एप्लीकेशन पेंडिंग होते चले जाते हैं, लिस्टिंग नहीं हो पाती बेल एप्लीकेशन की हाई कोर्ट में, तो उसका जल्दी से निपटारे के लिए कोई सिस्टम बनाने के लिए यहाँ पे गाइडलाइन जारी की है सुप्रीम कोर्ट ने, ये सही। तो जब तीनों ही करेक्ट हैं तो इनकरेक्ट कोई है नहीं, आंसर हो जाएगा इसमें डी, नन ऑफ द अबव, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, उपयुक्त में से कोई भी गलत नहीं है। 26 अप्रैल 2026 को शेरनोबिल परमाणु आपदा के कितने वर्ष पूरे हुए थे? तो शेरनोबिल डिजास्टर के कुल मिलाकर के 40 साल इस तरीके से पूरे हुए 2026 में। 1986 26 अप्रैल को यह हादसा हुआ था। नाउ यूक्रेन में है ये शेरनोबिल, यूक्रेन में पड़ता है प्रेजेंट बाउंड्रीज के हिसाब से। पहले ये सोवियत यूनियन का भाग हुआ करता था शेरनोबिल, बी यहाँ पे सही है, बी। भारतीय शोधकर्ताओं ने भारत में जंपिंग स्पाइडर की कितनी नई प्रजातियों की खोज की थी? जंपिंग स्पाइडर की 2 नई प्रजातियां भी भारत में खोजी गई हैं, मोगरस शुष्का और मोगरस पुणे, इनको नाम दिया गया है। शुष्क जो है एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है एरिड, ठीक है, या ड्राई कह सकते हैं हम लोग।
17 मई 2026 को नेपाली पर्वतारोही कामी रीता शेरपा जो हैं, उन्होंने रिकॉर्ड कितनी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ करके इतिहास रच दिया है। तो ये 32वां इनका जो एक्सपीडिशन था माउंट एवरेस्ट पर, ये उन्होंने पूरा किया। बी यहाँ पे सही है। और जो है अपने ही रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ दिया वर्ल्ड हाईएस्ट पीक पर चढ़ने का। और उन्होंने पहली बार चढ़ाई की थी 1994 में, तब से ये 32वीं बार चढ़ाई कर चुके हैं कामी रीता शेरपा। फिर ये काफी चर्चा में जो रहा था, पीएम मोदी जी ने कहा था कि भाई सोना मत खरीदो, ठीक है। तो उसी संदर्भ में इम्पोर्ट ड्यूटी पर लिमिट यहाँ पर लगाई थी। प्रेशियस मेटल्स पर जो इम्पोर्ट ड्यूटीज पर जो नियम है, गवर्नमेंट ने 100 केजी का गोल्ड इम्पोर्ट का लिमिट यहाँ पर सेट किया था एडवांस अथॉरिटी स्कीम के तहत। यानी कि जो इम्पोर्ट करते हैं बड़े बड़े बिजनेसेस गोल्ड वगैरह को, तो 150 केजी की नहीं, यहाँ पे 100 केजी की लिमिट है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। पहले इसमें कोई भी ऐसी फिक्स लिमिट नहीं थी। अगर आप ड्यूटी पे करते हैं तो कितना भी जो है इम्पोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट ने 100 किलो गोल्ड की यहाँ पर लिमिट लगा दी है, ठीक है। और 100 किलो से ज़्यादा लिमिट से अगर आप ज़्यादा इंपोर्ट करना चाहते हैं तो ये ड्यूटी जो है 6% के बजाय 15% रहेगी। ओवरऑल इंपोर्ट ड्यूटी ऑन गोल्ड एंड सिल्वर बियॉन्ड द स्कीम लिमिट वुड बी जो है 15%, पहले 6% की थी। और साथ ही इसमें कहा गया कि 100 केजी ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो उसका कुछ भाग आपको कंपल्सरली एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो ये वाला यहाँ पे रॉन्ग हो गया पहला वाला, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे सही है कि अगर 100 केजी से ज़्यादा गोल्ड या सिल्वर इंपोर्ट करते हैं तो ड्यूटी 6% की बजाय लगेगी 15%। तो उत्तर हो जाएगा इसमें करेक्ट ओनली सेकंड है, ओनली सेकंड, केवल 2। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, अब आपको बताना है। डब्ल्यूएचओ ने इबोला के आउटब्रेक को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और युगांडा में ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी के रूप में डिक्लेयर कर दिया था। ये सही न्यूज है, करेक्ट है ये। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्लैरिफाई किया कि जो इंजेक्टेबल ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो चल रहे हैं वो लीगल नहीं है, वो लीगल है। ये लीगल तो घोषित किया है, लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री ने नहीं इसको किया है घोषित, इसको किया रेगुलेटरी बॉडी ने, जो कि है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO जिसको बोलते हैं। उन्होंने क्लैरिफाई किया है ये इंजेक्टेबल ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, यानी जो आप स्किन के अंदर जो है इंजेक्ट करते हैं वो बिल्कुल भी लीगल नहीं है। कॉस्मेटिक्स जो कि ऊपर से लगाए जाते हैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए, जैसे स्प्रे है, ट्रीटमेंट्स हैं, ठीक है, क्रीम्स हैं, या फिर जो भी रोलर्स हैं, मतलब रोल ऑन जो लगाते हैं, वो अगर स्किन के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है, तो वो जो है ब्यूटी प्रोडक्ट कहलाएगा। इंजेक्टेबल कोई भी आइटम है वो लीगल ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट्स इंजेक्टेड इंट्राडर्मली डू नॉट क्वालिफाई एज कॉस्मेटिक्स अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। ये CDSCO ने क्लैरिफाई कर दिया कि कोई भी आप ऐसा ब्यूटी प्रोडक्ट ना खरीदें जो कि इंजेक्ट किया जाता है स्किन के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया था नया स्टैंडर्ड 30% इथेनॉल ब्लेंडिंग का, E30 इसको बोलते हैं। हालांकि पब्लिक से काफ़ी बैकलैश मिल रहा है, क्योंकि हमारे भारतीय इंजन इतना इथेनॉल स्तर झेलने के लिए तैयार नहीं, लोगों के कार्बोरेटर खराब हो रहे हैं, इंजन खराब हो रहे हैं, लेकिन सरकार भाई इथेनॉल पुश करती ही जा रही है। ये करेक्ट है, ठीक है। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा कौन सा इनकरेक्ट है, ओनली सेकंड। CDSCO ने क्लैरिफाई किया कि इंजेक्टेबल कोई भी आइटम ब्यूटी प्रोडक्ट लीगली नहीं है। इबोला की इमरजेंसी के बारे में जो है ये रिकमेंडेशन दिए गए थे, और इसमें कहा गया था कि अगर आपको किसी अननोन कॉज से फीवर होता है तो आपको जो है इबोला की जांच करानी चाहिए। इबोला वायरस डिसीज के बारे में अगर बात करें तो ओरिजिन 1976 का है, लेकिन कई सारे स्ट्रेन बदल बदल करके कई बार ये आ जाता है। इबोला नाम की नदी बहती है साउथ सूडान में, वहां पर सबसे पहले डिटेक्ट किया गया था, तो इसी वजह से इसका नाम है। एनिमल टू ह्यूमन फैलता है और ह्यूमन टू ह्यूमन भी फैलता है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो है ये ब्रोकन स्किन के माध्यम से होता है, बॉडी फ्लूइड्स जैसे स्वेट के माध्यम से होता है, ठीक है, और जो है सलाइवा वगैरह के माध्यम से भी स्प्रेड होता है। तो फीवर, एक्सट्रीम फैटीग, मसल पेन, ये इनिशियल सिम्टम्स है, और इसको ट्रीट ना किया गया तो वोमिटिंग शुरू हो जाती है, किडनी लीवर फंक्शन खराब होने लगता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी, और लीथल काफ़ी ज़्यादा है, इसमें डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा है बोला कि इस वजह से अफ्रीकन कंट्रीज़ को काफ़ी इससे प्रभावित होना पड़ता है समय समय पर। इसका आउटब्रेक अफ्रीकन कंट्रीज़ में देखने को मिलता ही है, खासकर गरीब अफ्रीकन कंट्रीज़ में। मई 2026 में भारतीय खेल प्राधिकरण ने मेरा युवा भारत या माई भारत नामक प्लेटफॉर्म के सहयोग से राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स जो होने भारत में 2030 में, उसके लिए कितने इनिशिएटिव लॉन्च किए? 3 इनिशिएटिव बेसिकली लॉन्च किए गए हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। ये है कॉमनवेल्थ गेम्स टॉर्च डिजाइन कंपटीशन, कॉमनवेल्थ गेम्स रील चैलेंज और कॉमनवेल्थ गेम्स क्विज। ये 3 चैलेंज जो है लॉन्च किए गए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स जो है ये भारत में होने हैं, ये आपको पता है, वेन्यू भी पता है, सी यहाँ पे सही है। 13 मई 2026 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अहमदाबाद सरखेज से कहां तक सेमी हाई स्पीड डबल लाइन रेलवे परियोजना को स्वीकृत कर दिया है। ये भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के रूप में होगी, ठीक है। ये चलेगी जो है धोलेरा से जो है अहमदाबाद तक।
या फिर कह सकते हैं अहमदाबाद से धोलेरा तक चलेगी। 134 किलोमीटर लंबी ये इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से युक्त भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल होगी। ये डबल लाइन रेलवे प्रोजेक्ट है। 2031 तक, मतलब 30-31 तक कंप्लीट होने की बात इसमें कही जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला है, वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन ने वन केस वन डेटा इनिशिएटिव को लॉन्च किया और एआई बेस्ड चैटबॉट सुसहायक को सुप्रीम कोर्ट में लॉन्च किया। ऑब्वियस सी बात है, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी इनिशिएटिव, बड़ा इनिशिएटिव सीजेआई यहाँ पे जारी करेंगे, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के जो मिनिस्टर हैं वो कर सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं करेगा। वाइस प्रेसिडेंट का तो कोई बिल्कुल भी लोकस नहीं है यहाँ पे। तो ये जारी किया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी प्रेजेंटली। उन्होंने वन केस वन डेटा इनिशिएटिव और एआई बेस्ड चैटबॉट सुसहायक को सुप्रीम कोर्ट में लॉन्च किया था। तो पहला फैक्चुअली इनकरेक्ट। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था जिससे प्री गैबलिन जो दवा है उसको शेड्यूल H1 में शामिल किया था ड्रग्स रूल्स में। ये आसानी से ना मिले, डॉक्टर के पर्चे के बिना, प्रिस्क्रिप्शन के बिना इसको ना बेचा जाए, क्योंकि कुछ स्टेट्स में इसका मिसयूज देखने को मिल रहा है। नर्वस पेन कम करने की दवा है, और मतलब नसों का दर्द कम करने की, जिनको दौरे वगैरह पड़ते हैं उसको ट्रीट करने की दवा है। ठीक है, ये सही है। 9 मई 2026 को 20 मीट्रिक टन हनी ये असम से यूएस भेजा गया था, बक्सर डिस्ट्रिक्ट से। ये सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? 2 एंड 3 करेक्ट है। 2 एंड 3 करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट हो गया। बी यहाँ पे सही है, बी। 22 मई 2026 को आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को कितने रुपए के अधिशेष हस्तांतरण किए? यानी हाउ मेनी रुपीस सेंट्रल गवर्नमेंट को सरप्लस ट्रांसफर के रूप में दिए आरबीआई ने? 2.86 लाख करोड़ रुपए दिए। बी यहाँ पे सही है, बी सही कथन है। ऐसे फिगर भी पूछ ले जाते हैं कई बार वनडे एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखिएगा। वंदे भारत ट्रेन का कौन सा जो है कह सकते हैं कोच ये रवाना हुआ था? उत्तर प्रदेश के रायबरेली स्थित मॉडर्न कोच फैक्ट्री से कौन सी वंदे भारत ट्रेन को, या फिर बनी बनाई जो कोचेस हैं उसको रवाना किया गया? तो सभी ये वंदे भारत ट्रेन या फिर उसके कोचेस कह सकते हैं मैन्युफैक्चर किए गए थे कहाँ पे? मॉडर्न कोच फैक्ट्री में। वंदे भारत ट्रेन का प्रोडक्शन आपको पता है 2018 से शुरू हुआ है। 2018 से पहली वंदे भारत लॉन्च भी की गई थी वाराणसी से। तो प्रोडक्शन इनका शुरू हुआ था इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में, और फिर इसको रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में बनाया गया, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में। तो 3 जगह पर वंदे भारत के कोच मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री स्थित है। मतलब 3 ही जगह वंदे भारत जो आप ट्रेनें देखते हैं वो बन रही हैं, उसके कोचेस। तो डी यहाँ पे सही है। सभी वंदे भारत ट्रेन या फिर उसके कोचेस को मैन्युफैक्चर किया गया मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में, डी। आगे क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सऊदी अरब ने अभी हाल में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को ज्वाइन कर लिया है, सही कथन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ड्राफ्ट रूल्स यहाँ पर इशू कर दिए हैं। डेवलपिंग इंडिया एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड गारंटी मिशन रूरल एक्ट, या फिर कह सकते हैं वीबीजी रामजी को लागू करने के रूल्स यहाँ पे नोटिफाई कर दिए हैं। ड्राफ्ट रूल्स जो है ये नोटिफाई कर दिए 2 मई को, 22 मई को एक्चुअली, 22 मई 2026 को। यह भी सही है। इंडिया ने ऑफिशियली लॉन्च किया था अपना पवेलियन या फिर अपना मंडप 61वें इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन जो है कह सकते हैं इटली में, जो कि रोम में हुआ था। बाकी सब सही है, लेकिन ये वेनिस में हुआ था, इटली में, ना कि रोम में। तो ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, ये वाला इनकरेक्ट। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 1 एंड 2 करेक्ट, ए सही है। 1 और 2 यहाँ पे सही है। सऊदी अरब को IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का भाग यहाँ बना दिया गया। 26 सदस्य यहाँ पे हो गए कुल मिला करके। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भी ये भारत का इनिशिएटिव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था ईयर 2023 में। वीबीजी रामजी एक्ट जो है ये भारत में पूरे देश में कब से जो है लागू मान ली जा रही है? 1 जुलाई 2026 से। ये डेट लर्न कर लीजिएगा, जरूरी है। 1 जुलाई 2026 से ये पूरे देश में अस्तित्व में आ चुकी है। मनरेगा को इसने रिप्लेस कर लिया। मनरेगा में 100 दिवस तक गारंटीड कार्य का प्रावधान था, इसमें दिवस बढ़ा करके 125 कर दिए गए। मई 2026 में निम्नलिखित में से किसने एआई में हो रही प्रगति से उत्पन्न होने वाले साइबर सुरक्षा जोखिमों की जांच के लिए एक टास्क फोर्स बनाया है? साइबर सिक्योरिटी .ai ये बनाया है सेबी ने। साइबर सिक्योरिटी .ai ये बनाया है सेबी ने, बी। प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना जो आई थी, जो ये है आपकी 3, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, इसने कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो इन योजनाओं ने अपने कुल मिलाकर पूरे कर लिए हैं 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं, 11। मई मंथ 2026 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस एक विशेष कार्यबल सिंगप्पेन का जो है कह सकते हैं गठन किया है? सिंगप्पेन नामक टास्क फोर्स बनाई तमिलनाडु ने। तमिलनाडु के नव निर्वाचित सीएम ने जो है इसको बनाया है। वहाँ की जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है भवानीश्वरी, वो इसको हेड करेंगे। तमिलनाडु में इसका उद्देश्य क्या रहेगा? क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन को कम करना,
सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करना, वुमेन सेफ्टी के लिए रैपिड रिस्पॉन्स को जनरेट करना। रॉक लिंक इंडिया ने अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के औरंगाबाद में भारत का पहला एकीकृत लिथियम आयन बैटरी और दुर्लभ पृथ्वी चुंबकीय रिसाइकलिंग प्लांट का उद्घाटन किया, या फिर इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड लिथियम आयन बैटरी एंड रेयर अर्थ मैग्नेट रिसाइकलिंग प्लांट को इनॉग्रेट किया। बाकी सब सही है, लेकिन ये औरंगाबाद कहाँ से आ गया भाई? बुलंदशहर में तो सिकंदराबाद है, सिकंदराबाद में इसको किया है। तो पहला यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया, पहला इनकरेक्ट हो गया। केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने गुजरात के राष्ट्रीय राजमार्ग 48 के 84 टोल प्लाजा पर भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर रहित टोलिंग सिस्टम लॉन्च किया है। मतलब टोल पर आपको थोड़ा सा गाड़ी धीमा करना पड़ता है, सिग्नल डाउन होता है, इसमें कोई सिग्नल नहीं रहेगा। फ्री फ्लो बैरियर लेस टोलिंग सिस्टम है, मतलब कार चलती जाएगी और RFID रीड कर ली जाएगी, टोल आपका कट जाएगा। तो ये सही। अगर इसमें स्टेट का नाम पूछ लें कि 84 टोल प्लाजा है कहाँ पे, ये आपका गुजरात में है, गुजरात में नेशनल हाईवे 48 में। और फिर है कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने डिक्लेयर किया है सिक्किम को इंडिया फर्स्ट कंप्लीटली पेपरलेस स्टेट जुडिशरी। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी गैंगटोक सिक्किम में, वहां पर इंडिया फर्स्ट कंप्लीटली पेपरलेस स्टेट जुडिशरी घोषित किया गया सिक्किम को। ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा इसमें ओनली वन। केवल पहला यहाँ पे इनकरेक्ट है, ओनली वन। कंप्लीटली पेपरलेस जुडिशरी का मतलब है कि ई फाइलिंग केसेस की, डिजिटल केस रिकॉर्ड, वर्चुअल हियरिंग, ऑटोमेटेड वर्कफ्लो, एकदम सब कुछ बिना किसी फाइल, बिना किसी कागजी फाइल बने यहाँ पे सुनिश्चित किया जाएगा सिक्किम में। obvious सी बात है, सिक्किम छोटा सा राज्य है, जनसंख्या कम, केसेस भी कम, तो वहीं पर ऐसी चीजें फिजिबल हो सकती हैं। 10 मई 2026 को निम्नलिखित में से किसने ओडिशा के संभलपुर जिले के नकदी देउल में भीमा मंडली इको हेरिटेज साइट का शिलान्यास और उद्घाटन किया था? भीमा मंडली इको हेरिटेज साइट का उद्घाटन किया था धर्मेंद्र प्रधान जी ने। सी यहाँ पे सही है, सी। संबलपुर से 92 किलोमीटर नकदी देउल में स्थित है और यहाँ पर कहा जाता है 10,000 वर्ष पुरानी रॉक पेंटिंग्स होने के प्रमाण है इनिशियल एस्टिमेट से। या और भी पुराने हो सकते हैं, 15,000 से 20,000 साल भी पुराने हो सकते हैं। सी यहाँ पे सही है, धर्मेंद्र प्रधान। 17 मई 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के किस शहर में नवनिर्मित मिलियन माइंड्स टेक पार्क और ग्रेमी यानी कि गणेश रियल एस्टेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट सिटी कैंपस का उद्घाटन किया था? इसका उद्घाटन उन्होंने किया था अहमदाबाद में। अहमदाबाद को बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी केंद्रों के रूप में डेवलप करना है अहमदाबाद को। मतलब वैसे तो ये टेक्सटाइल वगैरह के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है, सर्विसेज के लिए, लेकिन बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसा स्टेटस अहमदाबाद को दिलाने के लिए ये मिलियन माइंड्स टेक पार्क अहमदाबाद में स्टैब्लिश किया गया है। 5 मई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में संसद में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 को पेश करने के प्रस्ताव को मंजूर किया गया था। ये सही। नंबर ऑफ जजेस बढ़ा दिए हैं फिर से पार्लियामेंट ने, पार्लियामेंट के पास पावर है। यूनेस्को ने कुंभलगढ़ फोर्ट को वर्ल्ड्स थर्ड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस वॉल के रूप में रिकॉग्नाइज किया है। ये रॉन्ग है, सेकंड लॉन्गेस्ट के रूप में रिकॉग्नाइज किया है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद सेकंड लॉन्गेस्ट के रूप में रिकॉग्नाइज किया है। ठीक है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के जैसलमेर जिले के दांडेवाला क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के नए भंडार की खोज की थी। ये सही है, ये करेक्ट है। 1 and 3 ओनली यहाँ पे करेक्ट है आपका। ठीक है। नंबर ऑफ जजेस जो है ये बढ़ा दिए गए हैं, नंबर ऑफ जजेस अब 38 हो जाएंगे, चीफ जस्टिस को ला के, चीफ जस्टिस को हटा के 37। आर्टिकल 123 के तहत पार्लियामेंट के पास ये पावर है नंबर ऑफ जजेस बढ़ाने के लिए। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2026 को मंजूर कर दिया क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। मई 2026 में यूनेस्को ने जो है कुंभलगढ़ फोर्ट की दीवार को वर्ल्ड सेकंड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस इंटैक्ट वॉल के रूप में रिकॉग्नाइज किया। ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। दीवार की लंबाई लगभग रहेगी 36 किलोमीटर और इसकी विड्थ है 15 से 25 फीट। अप्रैल 2026 में एक मामले की सुनवाई करते समय सुप्रीम कोर्ट जजेस ने डिक्लेयर किया सेफ ट्रैवल ऑन नेशनल हाईवे को फंडामेंटल राइट के रूप में। किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 21 के अंतर्गत, यहाँ पर राइट टू लाइफ के अंतर्गत, राइट ऑफ या फिर सेफ ट्रैवल ऑन नेशनल हाईवेज को एक फंडामेंटल राइट माना है सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा रोड सेफ्टी एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी का ही भाग नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन भी है स्टेट का कि सेफ ट्रैवल नेशनल हाईवेज में इंश्योर करे, क्योंकि ये भी राइट टू लाइफ के अंतर्गत आने वाला एक फंडामेंटल राइट रहेगा। राइट टू सेफ एंड मोटरेबल रोड्स। आगे के लिए ध्यान रखिएगा। इंडिया ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अंडर वाटर नेशनल फ्लैग को होइस्ट करके, यानी कि पानी के भीतर विश्व का सबसे बड़ा जलमग्न राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। किस बीच में? राधानगर बीच में ये फहराया गया था झंडा। ठीक है, डी यहाँ पे सही है। विश्व का सबसे बड़ा जलमग्न राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। 223 डाइवर्स ने इसमें भाग लिया था। इंडियन नेवी, पुलिस, कोस्ट गार्ड और अदर एजेंसीज के ये डाइवर्स शामिल थे।
राधानगर बीच ये कहाँ पड़ेगा? स्वराज द्वीप, हैवलॉक आइलैंड में पड़ेगा, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? इंडिया ने अपना रिवाइज टारगेट सबमिट कर दिया 2031 से 35 तक के लिए यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत। ये सही है। कितना टारगेट इंडिया ने अप्रूव किया है? इंडिया ने कहा है कि भाई हम जो है जीडीपी की एमिशन इंटेंसिटी को 47% तक कम करेंगे, 60% यहाँ पर इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी नॉन फॉसिल सोर्सेज से हासिल करेंगे, और 3.5 से 4 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉरेस्ट और ट्री कवर के माध्यम से सीक्वेस्टर करेंगे। ये मेन इंडिया का डिवाइस टारगेट है 2035 तक के लिए यूएनएफसीसी में। नए टारगेट 3 पिलर पर केंद्रित है: एमिशन रिडक्शन, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन एंड कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। तीनों ही पिलर्स पर भारत काम करने के लिए कमिट कर चुका है। असम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दिया यूनिफॉर्म सिविल कोड, असम बिल 2026 अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। ऐसा ही स्वीडन ने अभी कमीशन किया है ये माइन ककोला के पास, यूरोप की पहली पूर्णतः एकीकृत लिथियम परियोजना। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, स्वीडन नहीं, ये किसने किया? फिनलैंड ने किया है। ये रॉन्ग हो गया। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? करेक्ट है 1 and 2 ओनली, 1 and 2 ओनली, ए केवल 1 और 2। मई 2026 में झारखंड के किस जिले को भारत का पहला मोती उत्पादन क्लस्टर घोषित किया गया है? हजारीबाग को। हजारीबाग को जो है ये भारत का पहला ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इंडियाज ओनली पर्ल प्रोडक्शन हब ये घोषित किया गया है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत। हजारीबाग, बी यहाँ पे सही। आगे क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्विन ओ ह्यूल ने सियोल साउथ कोरिया में किस पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया? तो ये किया है इमजिंगक पार्क में। इमजिंगक पार्क में ये वॉर मेमोरियल का उद्घाटन रक्षा मंत्री और सियोल के वहाँ के जो है कह सकते हैं मिनिस्टर ऑफ पेट्रोटिज्म ने ज्वाइंटली लॉन्च किया था। इस पार्क का नाम पूछ सकते हैं इमजिंगक पार्क, सियोल में, साउथ कोरिया में। आगे क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT ने एक डिटेल्ड ऑपरेशनल गाइडलाइंस जारी कर दी है भाव्य यानी कि जो है इंडिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम के लिए। भारत औद्योगिक विकास योजना भव्य के लिए कार्यान्वयन योजना जारी कर दी है, ये सही। आगे है, वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट आउटसाइड चाइना बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम हैज बीन ऑपरेशनल इन खावड़ा, कच्छ, गुजरात। ये है तो, मगर ये थर्ड लार्जेस्ट नहीं, ये सेकंड लार्जेस्ट है। सेकंड लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में लगाया गया है कच्छ में, ये रॉन्ग हो गया। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने इसको लगाया है वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन बैटरी स्टोरेज सिस्टम आउटसाइड चाइना, मतलब चाइना के पास सबसे बड़ा है, ये सेकंड लार्जेस्ट, ये कच्छ में गुजरात में खावड़ा में लगाया गया है, ये सही। हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें ओनली 2, ये वाला इनकरेक्ट है, फर्स्ट वाला करेक्ट है। और जो ये भव्य स्कीम है इसके तहत 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क ही पूरे भारत में डेवलप की जाएंगे 6 साल के टाइम पीरियड में, जिससे उद्यमिता या फिर जो इंडस्ट्रीज जो है लगाई जा सके। मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट होगी स्टेट्स के लिए 100 एकड़, नॉर्थ ईस्ट और हिली रीजन के लिए 25 एकड़ रहेगी हर प्लग एंड प्ले पार्क के लिए। आगे क्वेश्चन है कि केरला हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू क्रिएट अ डेडिकेटेड डिपार्टमेंट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स एट कैबिनेट लेवल। तो कैबिनेट लेवल पर पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता समर्पित विभाग बनाया गया केरला में, ये सही। आर्थिक मामलों की कमेटी ने स्कीम फॉर सपोर्ट टू ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग ऑफ रेशन विद ऑटोमेशन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत, जिसको सार्थक PDS कहा जा रहा है, ये सही कथन है, तो दोनों यहाँ पे सही हो जाएंगे, 1 and 2 बोथ करेक्ट। 27 मई 2026 को केंद्र सरकार की उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत कौन सा स्टेट फुली लिटरेट स्टेट जो है घोषित हुआ है? फुली लिटरेट स्टेट घोषित हुआ है सिक्किम। आपको पता है कि 95% का स्टैंडर्ड है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत। 95% अगर थ्रेशोल्ड लिमिट पार कर ली तो 100% लिटरेट घोषित इसमें कर दिया जाता है, और 99.82 हासिल कर लिया है सिक्किम ने। तो ये सिक्किम जो है ये 5th फुली लिटरेट स्टेट बन गया भारत का, जिसने माइलस्टोन हासिल किया है। मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश ये उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत स्टेटस प्राप्त करने वाले राज्य बन चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट का तीसरा स्टेट है सिक्किम, ये स्टेटस हासिल करने वाला।